BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 321 टू 340 अध्याय 321 पाताल लोक की जहरीली ज्वाला को पकड़ना। आकाशीय जहर सन की स्मृति को पूरी तरह से निकालने के बाद गूही ने अपना ध्यान वापस लगाया। जियो इक्सियन के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव को देखा। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने पूछा, हे जियान एक, क्या तुम अपने शिक्षक के अजीब तरीकों से डरी हुई हो, या शायद तुम्हें लगता है कि मेरे तरीके बहुत बुरे हैं? गूही का सवाल सुनकर जियो इक्सियन पहले तो दंग रह गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, गुरु, आत्माओं को भस्म करने का आपका तरीका वास्तव में कुछ हद तक भयानक है, लेकिन जियान ए बिल्कुल भी नहीं डरी है। यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ने और जियामा साम्राज्य में आने के बाद से जियो इक्सियन ने दुनिया के कई अंधेरे पक्षों को देखा था और खुद कई लड़ाइयों में भाग लिया था। उसने 1 लाख लाशों के घृणित दृश्य को भी देखा था, इसलिए आत्माओं को भस्म करने का दृश्य उसके लिए अपेक्षाकृत हल्का था। इसके अलावा जियानर का मानना है कि इस दुनिया में सारी शक्ति न तो बुरी है और न ही धार्मिक। जो वास्तव में इसकी प्रकृति निर्धारित करता है वह है इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति के इरादे बुरे हैं तो चाकू या तलवार भी उसे राक्षस में बदल सकती है। जियाओ इक्सियन ने आगे कहा, बिल्कुल बिल्कुल बहन, जियानर बिल्कुल सही कह रही है। शून्य जानवर ने बगल से सहमति में अपने हाथ ताली बजाई। जियाओ इक्सियन के शब्दों को सुनने के बाद गूही की मुस्कान और भी गर्म हो गई। उसने आह भरी, वास्तव में जियानर, आपकी समझ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का चरित्र है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरु, जियाओ इक्सियन ने कहा। गूही की प्रशंसा सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद जियाओ इक्सियन ने थोड़ा संकोच किया और कहा, गुरु, क्या आपको यहाँ बुलाने का मतलब है कि मैं मिशन में विफल हो गया हूँ? उसके हाव भाव देखकर गूही ने हंसते हुए कहा, मुझे बुलाना तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ा है और मेरे द्वारा सौंपे गए मिशन से इसका कोई टकराव नहीं है। वाकई मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ बुलाने का मतलब है कि मिशन विफल हो गया, लेकिन इस तरह मैं अभी भी शेष कार्य पूरे कर सकता हूँ। गूही का उत्तर सुनने के बाद जियो इक्सियन के चेहरे पर राहत दिखी। जियान एर, मैं यहाँ केवल एक प्रक्षेपण के रूप में हूँ और लंबे समय तक नहीं रह सकता। अपने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करो और संप्रदाय में लौटने की तैयारी करो। गूही ने अचानक कहा, मम्मा, मैं कार्य पूरा करूंगा और जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। गूही के शब्दों को सुनकर जियो इक्सियन ने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में वह गूही के प्रक्षेपण के उल्लेख के बारे में बहुत उत्सुक थी। प्रक्षेपण, ये किस तरह की विधि है? ये गुरु को अनगिनत दूरियों को पार करने और तुरंत मेरे बगल में प्रकट होने की अनुमति देता है, जियो इक्सियन ने खुद से सोचा। अपनी जिज्ञासा के बावजूद जियो इक्सियन ने प्रक्षेपण के बारे में और नहीं पूछा, बल्कि एक और चिंता के बारे में पूछा। शिक्षक, वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन यानरान अपने कार्यों में कैसे प्रगति कर रहे हैं? क्या वे मुझसे तेज हैं? जियो इक्सियन ने चंचलता से पूछा। उसका सवाल सुनकर गूही ने अपनी भौं को थोड़ा सिकुड़ा और कहा, मुझे अभी तक आपकी जूनियर बहन यानरान की स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मैं कल आपके सीनियर भाई से मिलने गया था। उसने अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए स्टोन डेजर्ट सिटी में रहने का विकल्प चुना है। उसने अपने कार्य पहले ही पूरे कर लिए हैं, सीनियर भाई से जैसी उम्मीद थी। जियो इक्सियन ने लियू लिंग की प्रशंसा की, फिर कहा, गुरु, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में जूनियर बहन यानरान से मिलूंगा। मम्मा, इसे अपनी मर्जी से व्यवस्थित करें। इसके साथ ही गूही की नजर सिंहासन पर स्काई पॉइजन सेन द्वारा छोड़े गए कंकाल पर गई। आमतौर पर एक दूसेन के मरने के बाद भी उनकी हड्डियां खजाने की तरह होती हैं। खासकर एक दूसेन की हड्डियों के भीतर का मज्जा, जिसे डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञों के लिए सर्वोच्च खजाना माना जा सकता है। गूही ने धीरे से अपना हाथ उठाया ताकि दूर से कंकाल को अपनी ओर खींच सके। हालांकि जैसे ही अदृश्य शक्ति ने कंकाल को हल्के से छुआ, वह अचानक बह गया, असंख्य छोटे धूल के कणों में बिखर गया जो सिंहासन पर बिखर गए। पीछे कुछ भी उपयोगी नहीं बचा। ये देखकर गूही को अचानक एहसास हुआ, ये समझते हुए कि जियो जुबान का प्रहार आकाश विश्व के लिए विनाशकारी रूप से घातक था। चलो और नेदरवर्ल्ड जहर की लौ की जांच करें। एक हल्के आह के साथ गूही ने अपना हाथ हिलाया, उसके सामने अंतरिक्ष में एक काली दरार को चीर दिया। फिर उसने जियो इक्सियन और शून्य जानवर को इसके माध्यम से ले जाया। जब तीनों फिर से प्रकट हुए तो वे जहरीले दलदल के ऊपर मंडरा रहे थे। दलदल के ऊपर मंडराते हुए गूहे और अन्य लोगों को नेदरवर्ल्ड जहर की लौ का कोई संकेत नहीं मिला। अचानक शून्य जानवर ने अपनी बचकानी आवाज में गर्व के साथ कहा, मास्टर, मैंने अभी उस छोटी तितली को अच्छी तरह से पीटा है। यह अब छिपा हुआ होगा। तुम वाकई कमाल हो। शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। जियो इक्सियन ने खुशी से शून्य जानवर के सिर पर थपथपाते हुए कहा। उसे इस छोटे से जीव के लिए सच्ची कृतज्ञता और स्नेह महसूस हुआ जिससे वह हाल ही में मिली थी। हे, ये कुछ भी नहीं है। शून्य जानवर शर्म से मुस्कुराया। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम कहाँ छिपा हो सकता है? जियो इक्सियन ने अचानक पूछा। जैसे ही जियो इक्सियन ने बोलना समाप्त किया, गूही ने धीरे से कहा, मैं इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। फिर जियो इक्सियन और शून्य जानवर की प्रतिक्रिया करने से पहले गूही ने उन्हें फिर से दूर कर दिया। बस कुछ ही सांसों में गूही ने जियो इक्सियन और शून्य जानवर को एक प्राचीन शहर के ऊपर आकाश में ले आया, लेकिन फिर भी नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम का कोई निशान नहीं था। आगमन पर जियो इक्सियन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अनुमान लगाया, मास्टर, क्या ये हो सकता है कि नेदरवर्ल्ड जहर की लौ भूमिगत अंधेरी नदी में गोता लगा चुकी है? बिल्कुल। गूही ने जमीन की ओर डूबी हुई की 2 भयानक किरणें छोड़ने से पहले मन मन मुस्कुराया। बूम बूम, 2 धरती को हिला देने वाले विस्फोटों के साथ प्राचीन शहर की चौड़ी सड़कें खुल गईं, जिससे कई मीटर चौड़ी और दसियों मीटर गहरी 2 विशाल दरारें बन गईं। जल्द ही दरारों से अत्यधिक विषैले हरे पानी की एक धारा बहने लगी और हरे पानी की झील के पास की दरार से एक बैंगनी आकृति तेजी से उभरी। जैसे ही बैंगनी आकृति ने अंधेरी नदी के दूसरे हिस्से में गोता लगाने का प्रयास किया,
गूहे एक चांदी की बिजली के बोल्ट में बदल गया जो अकल्पनीय गति से बैंगनी आकृति तक पहुंच गया। वो गूहे की अचानक उपस्थिति से चौंककर बैंगनी आकृति ने एक अवर्णनीय चीख निकाली। अध्याय 322 अथाह दानव ज्वाला। यहाँ रहो। बैंगनी आकृति के पास पहुंचकर गूहे ने धीमी आवाज में चिल्लाया, जल्दी से कई रहस्यमय हाथ की मुहरें बनाई। जैसे ही ये मुहरें पूरी हुई, बैंगनी लपटें उसकी हथेली से उठी जो एक विशाल बैंगनी आग के जाल में बदल गई, जिसने नेदरवर्ल्ड जहर की लौ द्वारा बनाई गई बैंगनी तितली को ढंक दिया। हालांकि प्रक्षेपण जादू गूहे के खजानों को प्रक्षेपित नहीं कर सका, लेकिन उसकी जन्मजात दिव्य अग्नि उसके शरीर के साथ विलीन हो गई थी, उसका एक हिस्सा बन गई थी और स्वाभाविक रूप से उसके साथ प्रक्षेपित हो सकती थी। इस समय उसकी जन्मजात दिव्य अग्नि के जाल के नीचे जो अमर अग्नि और नॉन नेदर फ्लेम का एक सम्मिलन था, नेदरवर्ल्ड जहर की लौ का कोई प्रतिरोध नहीं था और गूहे द्वारा विशाल दरार से बाहर निकाला गया। वाह मास्टर, आप अद्भुत हैं, जियो इक्सियन ने उत्साह से कहा। गूहे ने शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड जहर की लौ को एक पल में वश में कर लिया। जियान एर, इस नर की जहरीली ज्वाला का सबसे शक्तिशाली पहलू इसकी अंतर्निहित विषाक्तता है। आमतौर पर भले ही कोई इसे वश में कर ले, लेकिन वे इसे खाने या परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आप अलग हैं। अपने शोकपूर्ण जहर शरीर के साथ आप स्वाभाविक रूप से इसकी विषाक्तता का प्रतिकार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा नट की जहरीली ज्वाला चरम यांग ऊर्जा से भरी अन्य ज्वालाओं के विपरीत आपकी जहर डूकी के साथ संघर्ष नहीं करेगी। आज मैं आपके लिए नट की जहरीली ज्वाला का सार निकालूंगा ताकि आप इसे खा सके और परिष्कृत कर सके। जैसे ही गूहे ने बात की, उसने दिव्य अग्नि तकनीक का संचालन जारी रखा। दिव्य अग्नि तकनीक के भयंकर हमले के तहत विशाल बैंगनी तितली संघर्ष करने लगी और चीखने लगी। उसकी आवाज दया की याचना जैसी थी। हालांकि गूहे इन ध्वनियों से अप्रभावित रहा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि वह रहस्यमय हाथ की मुहरें बनाता रहा। कुछ ही क्षण में 3 मीटर बड़ी बैंगनी तितली कांपने लगी और एक नवजात शिशु के हाथ के आकार की छोटी बैंगनी तितली उसके शरीर से उड़कर बाहर आ गई। छोटी बैंगनी तितली को आते देख गूहे ने उसे आग के जाल से जल्दी से पकड़ लिया और सीधे जियाओ इक्सियन को सौंप दिया। क्या ये नर की जहरीली लौ का सार है? जियाओ इक्सियन ने गूहे के हाथ में छोटी क्रिस्टलीय पंखों वाली बैंगनी तितली को देखा। उसकी स्पष्ट आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने धीरे से तितली के पंखों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत एक झुलसाने वाला दर्द उसकी उंगलियों को जला देता है, जिससे वह जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है। बैंगनी तितली द्वारा जियाओ इक्सियन को जलते हुए देखकर गूहे ने उसे याद दिलाया, जियान एर, नर की जहरीली लौ का सार छोटा हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय में जमा हुआ है। इसका तापमान इसकी विषाक्तता जितना ही भयानक है। आपको इसे सीधे नहीं छूना चाहिए या उचित तैयारी के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। समझ गए मास्टर? गूहे की चेतावनी पर ध्यान देते हुए जियाओ इक्सियन ने तुरंत अपने हाथ को भूरे रंग की डूकी हुई में लपेट लिया। अपने जहर डूकियों की सुरक्षा के साथ उसने छोटी बैंगनी तितली को सावधानी से पकड़ना शुरू कर दिया। इस बार जहर डूकियों में लिपटे होने के बावजूद उसके हाथ में अभी भी जलन महसूस हो रही थी, जिससे वह थोड़ा कांप रहा था। तभी बैंगनी तितली, जो अभी अभी गूहे के हाथ से छूटी थी और अब जियाओ इक्सियन की मुट्ठी में थी, हिंसक रूप से संघर्ष करने लगी। उसकी डूकियों से मुक्त होने का प्रयास करने लगी। छोटी सी, तुमने मेरे गुरु के हाथ में लड़ाई नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? पाताल लोक की जहर की लौ का सार जैसे ही उसने उसे पकड़ा, प्रतिरोध करता हुआ देखकर जियाओ इक्सियन ने गुस्से से मुंह बनाया। फिर उसने अपनी डूकियों को और तेज कर दिया और अपनी हथेली में पाताल लोक की जहर की लौ को मजबूती से दबा लिया। इस बीच गूहे के दिमाग में एक संकेत आया, डिंग, ये पता लगाना कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ इक्सियन को पाताल लोक की जहर की लौ भेंट की है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने, एक अथाह दानव ज्वाला प्राप्त करने के लिए बधाई। एबिसल डेमन फ्लेम को सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया गया है। कृपया जांच करें और प्राप्त करें। एबिसल डेमन फ्लेम सिस्टम की सूचना सुनकर गूहे ने तुरंत अपना ध्यान सिस्टम स्पेस पर केंद्रित कर लिया। सिस्टम स्पेस के केंद्र में लगभग 10 मीटर आकार का एक पिन था। एक विशाल और काली लौ हिंसक रूप से घूम रही थी। इस काली लौ के भीतर कठोर तराजू और उससे भी गहरे रंगों वाला एक विशाल काला ड्रैगन लगातार घूम रहा था। काली लौ द्वारा उत्सर्जित भयानक ऊष्मा ऊर्जा यदि सिस्टम स्पेस में अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए नहीं होती तो एबिसल डेमन फ्लेम को छोड़कर अंतरिक्ष में बाकी सब कुछ भस्म कर देती। एबिसल डेमन फ्लेम एक अनोखी लौ जो अंधेरे रसातल में लाखों वर्षों के बाद ही पैदा हो सकती है। एबिसल डेमन फ्लेम को संक्षेप में समझने के बाद गूहे जल्दी से सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। जियान एर, मेरे प्रक्षेपण में ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें वह सब याद रखना चाहिए जो मैं कहने वाला हूँ, गूहे ने बहुत गंभीर भाव से कहा। गूहे के कठोर चेहरे को देखकर जियो इक्सियन भी बहुत गंभीर हो गया। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, गुरु कृपया बोलें, मैं सब कुछ याद रखूंगा। हरे पानी की झील और विषैले दलदल को स्काई पॉइजन सेंट ने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया था। आप अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए अपने भीतर के शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर सकते हैं। एक बार जब आप मजबूत हो जाते हैं तो नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को परिष्कृत करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस स्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र सबसे बाहरी आदिम जंगल है। वहाँ जहरीले जीवों और कीड़ों की मात्रा और गुणवत्ता क्लाउड साम्राज्य की संपूर्णता को पार कर जाती है। मैं बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली स्थानिक दरार को ठीक करने का एक तरीका खोज लूंगा। जब आप जाने के लिए तैयार होंगे तो शून्य जानवर स्वाभाविक रूप से आपको दूर ले जाने में सक्षम होगा। अंत में जब आप विदेशी लौ को परिष्कृत करना शुरू करते हैं तो रक्त कमल की गोली लेना याद रखिए जो मैंने आपको पहले दी थी। ये निर्देश देने के बाद गूहे का प्रक्षेपण अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया, जिससे जियो इक्सियन और शून्य जानवर खाली जगह को घूरते रह गए। मास्टर चले गए। ये प्रक्षेपण किस तरह की तकनीक है? गूहे को अचानक गायब होते देख जियो इक्सियन ने आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस करते हुए धीरे से कहा। जियान बहन, मास्टर फिर से चले गए हैं।
हम कब वापस जा रहे हैं? शून्य जानवर गूहे को गायब होते देख थोड़ा उदास हो गया। जल्द ही, बहुत जल्द। शून्य जानवर के शब्दों को सुनकर जियो इक्सियन को भी वापस लौटने की लालसा महसूस हुई, लेकिन उसे अभी भी गूहे द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना था। मेरे लिए नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम के सार को पकड़ो। मुझे दलदल की तल पर प्रशिक्षण लेने और उम्मीद है कि जल्दी से डू सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत है। जियो ईशन ने अपनी आशा व्यक्त करते हुए छोटी बैंगनी तितली को शून्य जानवर को सौंप दिया। अध्याय 323। जियो इक्सियन ने सफलता प्राप्त की। जहर की ज्वाला को भस्म कर दिया। शून्य जानवर की मदद से जियो इक्सियन जल्दी से भयानक हरे रंग की गुफा सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जो विशाली दलदल का बिल्कुल केंद्र था। बैठते हुए जियो इक्सियन ने अपने चारों ओर डुकी हुई अवरोध को हटा दिया और तुरंत हरे पानी में विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हरे पानी में मौजूद विषाक्त पदार्थ जियो इक्सियन की त्वचा में घुस गए, उसके शरीर पर आक्रमण किया और उसके पूरे शरीर से हरे रंग की चमक निकलने लगी। कुछ ही समय में उसकी साधना के दौरान पहले जैसी ही घटना घटी। जियो इक्सियन के सिर के ऊपर हरा पानी घूमने लगा, जिससे लगभग 10 मीटर आकार का एक भंवर बन गया, जो लगातार दूर के हरे पानी से विषाक्त पदार्थों को खींच रहा था। जैसे जैसे उसकी आभा 7 सितारा डूकिंग के स्तर तक बढ़ी, आसपास का जहरीला हरा पानी काला रंग लेने लगा। यहाँ केंद्रित विषाक्त पदार्थ उस स्तर तक पहुंच गए थे जो एक डू सम्राट विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता था, और यहाँ तक कि एक डू वेनेरे भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। फिर भी जियाओ इक्सियन की अभिव्यक्ति लगातार संतुष्ट होती जा रही थी। उसकी साधना पद्धति लगातार काम करती रही, अब काले हो चुके विषाक्त पदार्थों को उसके शरीर के मेरिडियन और मांस में अवशोषित कर लेती थी और उन्हें तेजी से शुद्ध डू की हुई में बदल देती थी, जो उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती थी। सिर्फ एक दिन में जियाओ इक्सियन की साधना 9 सितारा डू राजा के स्तर तक बढ़ गई थी। इस तेज साधना गति ने शून्य जानवर को, जो दलदल के ऊपर मिडरा रहा था, स्तब्ध कर दिया। हालांकि राक्षस जानवरों के शुरुआती बिंदु ऊंचे थे, शरीर मजबूत था और जीवन काल लंबा था, लेकिन उनकी साधना गति मनुष्यों की तुलना में बहुत धीमी थी। भले ही शून्य जानवर मानव रूप में बदल गया था, फिर भी उसे एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। जबकि शून्य जानवर सदमे में था, नीचे दलदल में जियाओ इक्सियन के चारों ओर का जहरीला पानी पूरी तरह से काला हो गया था। उसके ऊपर विशाल भंवर ने इस अवशेष स्थान से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक अजीब घटना घटी। जियाओ इक्सियन के सिर के ऊपर 2 विशाल भंवर थे। एक दलदल में एक काला पानी भंवर विषाक्त पदार्थों को इकट्ठा कर रहा था, दूसरा एक ऊर्जा भंवर जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल मात्रा में ऊर्जा खींच रहा था, काले पानी के भंवर को ओवलैप कर रहा था। जब दलदल के आकाश में ऊर्जा भंवर दिखाई दिया तो शून्य जानवर को एहसास हुआ कि जियाओ इक्सियन डू सम्राट क्षेत्र में घुसने की तैयारी कर रहा था। जियान, बहन, तुम्हें सफल होना ही होगा। जियाओ इक्सियन के चेहरे पर तनाव को महसूस करते हुए शून्य जानवर चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। तभी शून्य जानवर द्वारा पकड़ी गई छोटी हरी तितली ने एक अजीब सी चीख निकाली। इस स्तर तक विकसित होने के बाद नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम ने कुछ बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी। ये जानता था कि खुद को कैसे मजबूत करना है और खतरे से कैसे बचना है। इसकी चीख जियाओ इक्सियन से उसकी सफलता में विफल होने की अपील थी। अगर वह सफल हो जाती तो उसके द्वारा उसे खा जाने की संभावना बढ़ जाती, और एक बार जब एक विदेशी लौ भस्म हो जाती तो उसकी मूल बुद्धिमत्ता मिट जाती, अनिवार्य रूप से मृत्यु का एक रूप। पहले से ही चिढ़े हुए शून्य जानवर तितली की चीख से और भी अधिक परेशान हो गया। हालांकि वह तितली के इरादे को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है, शून्य जानवर ने बड़बड़ाया और उसका छोटा हाथ और भी कसने लगा। उसकी हथेली में बैंगनी तितली ने तुरंत बहुत दबाव महसूस किया। उसका नाजुक शरीर बल के कारण थोड़ा विकृत हो गया। दबाव बढ़ने के साथ तितली की परेशानी बढ़ती गई। बहुत दबाव के कारण बैंगनी तितली ने एक तीखी चीख निकाली और फिर जल्दी से चुप हो गई। उसे पकड़े हुए छोटी लड़की के गहरे डर से भर गई। अब ठीक से व्यवहार करो। बैंगनी तितली को शांत होते देख शून्य जानवर के युवा चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि दिखी, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान फिर से जियाओ इक्सियन पर चला गया। इस समय दलदल के ऊपर विशाल ऊर्जा भावर पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, यहाँ तक कि प्राचीन शहर के ऊपर भी शांति पैदा कर रहा था। एकत्रित स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्य से कम 2 या 3 गुना अधिक थी। काले पानी के भंवर के नीचे जियो इक्सियन की त्वचा जबरदस्त ऊर्जा प्रभाव से लाल हो रही थी। अगर जियो इक्सियन अब डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती तो उसे तुरंत रुकना होगा, या उसके शरीर में संचित ऊर्जा से विस्फोट होने का खतरा होगा। बहन जियान, शायद आपको रुक जाना चाहिए, शून्य जानवर ने ऊपर से चिंतित होकर पुकारा। दलदल के ऊपर हवा से भी वह महसूस कर सकती थी कि जियो इक्सियन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। अगर वह नहीं रुकी तो ये खतरनाक हो सकता है। शून्य जानवर के शब्दों को सुनकर जियो इक्सियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद अपार ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, ताकि वह डू सम्राट के दायरे में आने वाली बाधा को तोड़ सके। जब शून्य जानवर उत्सुकता से देख रहा था तो अचानक नीचे दलदल से एक तेज दबी हुई आवाज आई। इसके बाद पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अगले ही पल दलदल में पानी हिंसक रूप से हिलने लगा और दर्जनों 10 मीटर ऊंची लहरें आसमान में टकराने लगी। विस्फोट के केंद्र में एक बड़ी धूसर धुंध उठने लगी, जो एक घातक आभा से भरी हुई थी, जिसने किसी भी विचार को पास आने से रोक दिया। आखिरकार धूसर धुंध के भीतर हरे डूकी हुई पंखों वाली एक सफेद आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। वाह, उसने कर दिखाया। पानी से सफेद आकृति को निकलते देख शून्य जानवर का दिल आखिरकार शांत हो गया और उसकी चिंतित अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई। बहन जियानर, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, शून्य जानवर ने भयभीत नजर से जियाओ इक्सियन की पोशाक को खींचते हुए कहा। शून्य जानवर के चेहरे पर भाव देखकर जियाओ इक्सियन के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उसने शून्य जानवर के सिर पर थपथपाया और धीरे से कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए यह मेरी गलती है छोटी बहन शून्य।
मैं अगली बार इतना खतरनाक कुछ नहीं करूंगी। शून्य जानवर को सांत्वना देने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी नजरें नर्क के जहर की लौ के सार पर घुमाई। जियाओ यिक्सियन की नजर को महसूस करते हुए छोटी बैंगनी तितली ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह महसूस कर सकती थी कि जियाओ यिक्सियन से निकलने वाली आभा में से एक उसके पूर्व स्वामी स्काई पॉइजन सेंट के समान थी। छोटा, स्वेच्छा से मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। डू सम्राट क्षेत्र में घुसने के बाद जियाओ यिक्सियन का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह तुरंत पाताल लोक की विषज्वाला को निगलना और परिष्कृत करना चाहती थी। अध्याय 324 भक्षण। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने हल्के स्वर में बात की, फिर भी उसका दिल तनाव से भरा हुआ था। आखिरकार एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना बेहद खतरनाक था, जिसमें थोड़ी सी भी गलती मौत से भी बदतर नियति की ओर ले जाती थी। बोलने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से टैप किया, जिससे एक छोटी पारदर्शी जेड बोतल निकली। बोतल के अंदर एक ड्रैगन की आंख के आकार की रक्त लाल गोली चुपचाप पड़ी थी। बोतल की सतह पर प्रतिबिंब के माध्यम से गोली के भीतर धुंधली छाया देखी जा सकती थी और थोड़ा हिलाने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई तरल पदार्थ चल रहा हो। ये गोल रक्तलाल गोली एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में से एक थी। रक्तकमल की गोली। रक्तकमल की गोली निकालने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी उंगली को थोड़ा हिलाया और एक ग्रे पत्थर, जो पिंग पोंग बॉल से थोड़ा छोटा था, उसके सामने तैर गया। ये धूसर पत्थर बिना किसी दाग के चिकना और जैड जैसा। इसके केंद्र में एक हल्की नीली चमक थी, जो एक छोटे जीवित कीड़े की तरह धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। ये कीमती वस्तु कुछ ऐसी थी जिसे गुहे ने प्रोटेक्टर ईगल से प्राप्त किया था और जियामा साम्राज्य छोड़ने से पहले जियाओ यिक्सियन को उपहार में दिया था। यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी, कुछ ऐसा जो शायद सेंट्रल प्लेन्स के कुलीन परिवारों के पास भी न हो। शून्य बहन, मेरे साथ दलदल की तह तक आओ। इन दो वस्तुओं को तैयार करने के बाद जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर दलदल की गहराई में लौट आए, उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पहले खेती कर रही थी। एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने से बहुत अधिक मात्रा में डूकी हुई जल गया और जियाओ यिक्सियन ने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि जहरीला पानी लगातार उसकी खर्च की गई डूकी हुई को भर सकता था। क्रॉस लेग बैठने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी हथेली को मोड़ा, छोटी जेड बोतल को अपने हाथ में खींचा। बोतल को झुकाते हुए एक हल्की चमक वाली गोल ड्रैगन की आंख के आकार की गोली उसके हाथ में लुढ़क गई। ब्लड लॉर्ड स्पिल को पकड़कर जियाओ यिक्सियन ने उसे अपनी नाक के पास लाया और सूंघा। एक अजीब सी खुशबू उसके नथुने में पहुंची। ठंडक की अनुभूति ने उसकी आत्मा को भी थोड़ा सा सिहरन पैदा कर दिया। 5वीं कक्षा की गोली को ध्यान से देखते हुए जियाओ यिक्सियन ने अचानक अपने जेड हाथ को जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और गोली को अपने मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही ब्लड लॉर्ड स्पिल उसके मुंह में गई, वह थोड़ी ठंडी ऊर्जा में बदल गई जो तेजी से उसके शरीर की मेरिडियन में फैल गई। अंततः रक्त झिल्लियों की परतें बन गई जो उसके मेरिडियन और हड्डियों में रिस गईं। जैसे ही झिल्लियां अंदर घुसी, जियाओ यिक्सियन का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके रोमछिद्रों से खून के धागे बहने लगे, जिसने एक पल में उसके शरीर को लाल रंग के खून की परत से ढक दिया, जिससे वह भयानक दिखने लगी। दिखाई देने के तुरंत बाद खून जल्दी से जम गया, जिससे खून के रंग की केराटिन परत बन गई। इस परत ने न केवल जियाओ यिक्सियन के हाथों और पैरों को ढांक दिया, बल्कि उसकी आंखों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। रक्त के रंग की केराटिन परत एक निर्बाध रक्त कवच की तरह थी, जो जियाओ यिक्सियन की रक्षा कर रही थी। शून्य जानवर ने जटिल भावनाओं से भरी अपनी काली आंखों से जियाओ यिक्सियन को देखा। शून्य बहन, अब तितली को छोड़ दो। जियाओ यिक्सियन के निर्देश का पालन करते हुए शून्य जानवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के नेदरवर्ल्ड जहर की लौ का सार छोड़ दिया। जैसे ही यह शून्य जानवर के नियंत्रण से मुक्त हुआ, बैंगनी तितली तुरंत भागने के लिए संघर्ष करने लगी। ये देखकर शून्य जानवर ने जल्दी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे ऊर्जा का एक उछाल जारी हुआ जिसने तुरंत नेदरवर्ल्ड जहर की लौ के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही जियाओ यिक्सियन ने रक्त के रंग की केराटिन परत में लिपटे अपने हाथ को तेजी से फंसे हुए बैंगनी तितली की ओर बढ़ाया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला। चूषण बल की उपस्थिति के साथ काले पानी के भीतर बैंगनी तितली ने एक तेज चीख निकाली और हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। इससे पहले गुहे की जबरदस्त शक्ति के कारण नेदरवर्ल्ड जहर की लौ पर काबू पा लिया गया था और उसे वास्तव में जीवन मृत्यु के क्षण का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए बैंगनी तितली ने अपनी शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया था। अब यह महसूस करते हुए कि जियाओ यिक्सियन उसे निगलने का इरादा रखता है, नेदरवर्ल्ड जहर की लौ बैंगनी लिपटों के विस्फोट के साथ फट गई, जो तेजी से फैल रही थी। दलदल के तल पर एक भयानक गर्म तापमान विस्फोट हुआ। इस तीव्र गर्मी के कारण दलदल के तल पर पानी तेजी से वाष्पित होने लगा, जिससे दलदल के ऊपर जहरीली भाप उठने लगी। बढ़ती हुई बड़ी बैंगनी लिपटों पर अपनी नजर टिकाते हुए जियाओ यिक्सियन ने अपनी हथेली से चूषण बल को तेज कर दिया। चूषण, जो आमतौर पर एक बड़ी चट्टान को आसानी से खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है, बैंगनी तितली को काले पानी के माध्यम से बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ा सकता था। इसके अलावा हर बार जब अदृश्य चूषण बल बैंगनी तितली को छूता था, तो वह चिलचिलाती गर्मी से जलने से पहले केवल 4 से 5 सेकंड तक ही टिक पाती थी। इस प्रकार हालांकि नेदरवर्ल्ड जहर की लौ केवल कुछ मीटर ही आगे बढ़ी थी, लेकिन इसे खींचने के लिए जियाओ यिक्सियन ने जो डूकी हुई खाई थी, वह बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे पास आ रही बैंगनी तितली पर अपनी नजरें टिकाए हुए जियाओ यिक्सियन की सांसें थोड़ी कठिन हो गई। उसका माथा पसीने से ढक गया जो उसके गालों से नीचे टपक रहा था। रक्त के रंग की केराटिन परत के प्रतिबिंब के नीचे पसीना खून की बूंदों की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही जियाओ यिक्सियन की डूकी हुई तेजी से भस्म हो गई, उसने अपने चारों ओर डूकी हुई अवरोध को हटाने का फैसला किया, जिससे जहरीला और गर्म काला पानी उसके शरीर को ढंकने लगा। तुरंत जियाओ यिक्सियन की डूकी हुई तेजी से ठीक होने लगी। इतनी तेज की 6ठी कक्षा की रिकवरी गोली भी बराबरी नहीं कर सकती थी। इस ऊर्जा के सहारे जियाओ यिक्सियन के रक्त झिल्ली से ढके हाथ ने बैंगनी तितली को पकड़ लिया। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने बैंगनी तितली को अपनी हथेली में पकड़ा, उसके हाथ पर खून के रंग की केराटिन परत तीव्र गर्मी के कारण पिघलने लगी। हालांकि जैसे जैसे ये पिघलती गई, उसके शरीर के भीतर रक्तकमल की गोली की शक्ति ने लगातार ठंडी ऊर्जा जारी की।
यह ऊर्जा उसके मेरिडियन से होकर गुजरी और उसकी बांह पर पिघलती हुई खून के रंग की केराटिन परत की तेजी से मरम्मत की। आखिरकार पिघलने और मरम्मत की प्रक्रिया संतुलित हो गई। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम के सार को पूरी तरह से समझने के बावजूद ज़ियाओ यिक्सिन हिचकिचाया। एक स्वर्गीय लौ को भस्म करने के लिए इसे सीधे शरीर में अवशोषित करना आवश्यक था, जो इस प्रक्रिया का सबसे खतरनाक कदम था। चाहे किसी व्यक्ति का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंदर का हिस्सा सबसे कमजोर रहता है। शरीर के भीतर यहाँ तक कि छोटी सी भी विदेशी वस्तु अत्यधिक परेशानी का कारण बन सकती है। विनाशकारी शक्ति वाली स्वर्गीय ज्वाला की तो बात ही छोड़िए। पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए बैंगनी तितली को पकड़े हुए ज़ियाओ यिक्सिन का हाथ थोड़ा कांप उठा। उसकी गहरी आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। अध्याय 325 सफलता। ज़ियाओ यिक्सिन की शक्ति बढ़ती है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद ज़ियाओ यिक्सिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया, बैंगनी तितली को अपने होठों से एक हाथ की चौड़ाई पर लाया। बहन जियान ए, क्या तुम सच में उस चीज को निगलने जा रही हो ताकि उसे परिष्कृत कर सको? शून्य जानवर ने ज़ियाओ यिक्सिन की हरकतों को देखकर आश्चर्य में पूछा। हाँ, शून्य जानवर का सवाल सुनकर ज़ियाओ यिक्सिन ने अपने होठों को थोड़ा अलग करके हल्के से सिर हिलाया और कहा, इस ज्वाला का सबसे खतरनाक पहलू इसका जहर है, लेकिन मेरे पास भयानक जहर शरीर है, इसलिए मैं इससे नहीं डरती। इसके अलावा मैं अभी दू सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ, इसलिए मुझे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। ज़ियाओ यिक्सिन के शब्दों का उद्देश्य शून्य जानवर को आश्वस्त करना और उसका आत्मविश्वास बढ़ाना था। ये कहने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन का पहले से कांपता हुआ हाथ अचानक स्थिर हो गया। फिर उसने निर्णायक रूप से बैंगनी तितली को अपने खुले मुंह में फेंक दिया। जैसे ही बैंगनी तितली उसके मुंह में घुसी, ज़ियाओ यिक्सिन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। साथ ही उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे कि बिजली गिर गई हो, और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बहन जियानर, ज़ियाओ यिक्सिन के अचानक परिवर्तन को देखकर शून्य जानवर बेहद चिंतित हो गया, लेकिन समझ से बाहर चुप रहा। ज़ियाओ यिक्सिन ने अपने शरीर के भीतर जलन को सहन किया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया। जैसे ही उसका मन उसके शरीर में डूब गया, ज़ियाओ यिक्सिन की चेतना में एक धुंधली, कोहरे से ढकी संवेदी इंटरफेस दिखाई दी। उसके कई मेरिडियन के भीतर बैंगनी तितली बैंगनी लिपटों की छोटी धाराओं में विघटित हो गई थी। भयानक ऊर्जा से भरी ये लिपटें उसके मेरिडियन से गुजरी, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को लगभग तुरंत जलाकर राख कर दिया। उसके मेरिडियन के भीतर ब्लड लॉर्ड स्पिल द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक रक्त झिल्ली के बावजूद तीव्र गर्मी अभी भी रिस रही थी। यद्यपि यह अवशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक गर्म नहीं थी, फिर भी यह शरीर की नाजुक मेरिडियंस के लिए विनाशकारी थी। चिलचिलाती गर्मी में ज़ियाओ यिक्सिन की एक बार मजबूत मेरिडियन सूखी टहनियों की तरह मुड़ गई, जो बेहद भयावह लग रही थी। मुड़ी हुई मेरिडियन की वजह से होने वाले भयानक दर्द ने ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर को बीच बीच में ऐंठ दिया। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं रहा। सौभाग्य से गूहे ने अक्सर ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर को शांत करने के लिए उच्च श्रेणी के औषधीय तरल पदार्थों का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और दर्द सहनशीलता आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। पीड़ा के बावजूद ज़ियाओ यिक्सिन ने एक भी आवाज नहीं निकाली। जैसे जैसे बैंगनी लपटें भड़कती रहीं, ज़ियाओ यिक्सिन का शरीर मिनटों में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। इससे भी बदतर, रक्त कमल की गोली का प्रभाव नर की जहर की लौ द्वारा भस्म हो जाने के कारण काफी कम हो गया था। रक्त झिल्ली की सुरक्षा के बावजूद ज़ियाओ यिक्सिन का शरीर स्वर्गीय लौ द्वारा लगभग अपंग अवस्था में छोड़ दिया गया था। रक्त झिल्ली के बिना उसके आंतरिक अंग, मेरिडियन, हड्डियां, हृदय कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएंगे, जिससे ज़ियाओ यिक्सिन के पास केवल एक ही नियति होगी, मृत्यु। नरकलोक की जहर की लौ की तपिश के कारण रक्त झिल्ली तेजी से पतली हो गई। हालांकि जैसे ही बैंगनी लौ की एक किरण झिल्ली में से एक में घुसी और ज़ियाओ यिक्सिन की मेरिडियन को छुआ, एक अच्छी खबर सामने आई। हालांकि बैंगनी लौ ने जहां छुआ वहां बहुत दर्द हुआ, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जहर भी ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर में प्रवेश कर गया। इस जहर की ताकत काले पानी में मौजूद विषाक्त पदार्थों से 10 गुना ज्यादा थी। इस ज्वलंत जहर का सामना करते हुए ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर ने सहज रूप से इसे अवशोषित कर लिया और बैंगनी लिपटों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए इसे परिवर्तित कर दिया। इस तरह के दर्द के अनगिनत उदाहरणों को सहने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर में एक परिवर्तन हुआ। उसके शरीर में बैंगनी लिपटों के कभी कभार प्रवेश करने से होने वाला दर्द कम होने लगा। नर की जहरीली लौ का प्रतिरोध शरीर को शांत करने का एक अनूठा रूप बन गया, जिसने ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर की आंतरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया। इसके अलावा धीरे धीरे बढ़ रही जहरीली शक्ति ने उसके साधना स्तर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ज़ियाओ यिक्सिन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई और पीड़ा का पिछला रूप गायब होने लगा। इस स्थिति में ज़ियाओ यिक्सिन ने अपने शरीर के भीतर बैंगनी लिपटों को सक्रिय रूप से खोजने के लिए अपने डूक्यूई को नियंत्रित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कई टकरावों के बाद बैंगनी लिपटों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नर की जहरीली लौ थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ एक बैंगनी तितली के आकार में फिर से संगठित होने लगी। ये देखकर ज़ियाओ यिक्सिन को एहसास हुआ कि नर की जहरीली लौ में अभी भी एक बेहोश चेतना है। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए उसे इस चेतना को मिटाने की जरूरत थी। इसे ध्यान में रखते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने बैंगनी तितली को अपनी साधना तकनीक के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान ज़ियाओ यिक्सिन ने पाया कि वह अपने शरीर को पोषण देने के लिए बैंगनी तितली से जहर निकाल सकती है। वो जैसे ही निकाले गए जहर ने ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर को पोषित किया। प्रतिरोध करने वाली बैंगनी तितली ने एक कमजोर चीख निकाली, मानो दया की भीख मांग रही हो। हालांकि शोधन के इस चरण तक पहुंचने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन को कोई दया नहीं आई। पाताल लोक जहर की लौ की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी साधना तकनीक के संचालन को तेज कर दिया। जल्द ही एक और दिन बीत गया। ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर के भीतर पाताल लोक जहर की लौ की चेतना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब यह उसकी साधना तकनीक के संचालन का अनुसरण करती है और भयानक गर्मी कम होने लगती है, अविश्वसनीय रूप से शांत हो जाती है।
इस कोमल शक्ति के तहत ज़ियाओ यिक्सियन का पहले से घायल शरीर और मेरिडियन तेजी से ठीक होने लगे। उसकी शारीरिक शक्ति पाताल लोक जहर की लौ को भस्म करने से पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद पाताल लोक जहर की लौ को परिष्कृत करने की प्रक्रिया 90% पूरी हो गई थी। शेष 10% के लिए ज्वाला को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए उन्नत नालिंग के उपयोग की आवश्यकता थी। बहन जियान, आपने ये कर दिखाया। ये देखकर शून्य जानवर अपने चेहरे से पसीने को अपनी छोटी भुजाओं से पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। तनावपूर्ण परीक्षा के बाद राहत महसूस कर रहा था। उसी क्षण जियो यिक्सियन की आंखें खुल गईं। उसने अपना हाथ उठाया और मदराते हुए भूरे पत्थर को अपने शरीर में समाहित कर लिया। तुरंत जियो यिक्सियन के शरीर से गहरे बैंगनी रंग की लिपटों की एक परत निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को कसकर ढक दिया। अध्याय 326 अवशेष के उद्घाटन की मरम्मत। बहन जियान, तुमने ये कर दिखाया। ये देखकर शून्य जानवर तनाव से अपने चेहरे से पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय दलदल के तल पर क्रॉस लेग बैठी जियो यिक्सियन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने सामने तैरते हुए भूरे पत्थर को अवशोषित कर लिया। तुरंत जियो यिक्सियन के भीतर से एक गहरी बैंगनी लौ उठी, जिसने उसके पूरे शरीर को बैंगनी आग के कोकून की तरह ढक दिया। जैसे ही बैंगनी आग का कोकून दिखाई दिया, आसपास का तापमान तेजी से भयानक हो गया, जिससे जहरीला काला पानी तेजी से वाष्पित होने लगा। यहाँ तक कि शून्य जानवर को भी इस तीव्र गर्मी को गंभीरता से लेना पड़ा। शून्य जानवर की चौकस निगाहों के नीचे बैंगनी आग की कोकून की पहले से शांत सतह पर ऊर्जा की लहरें तेजी से दिखाई देने लगी। जल्द ही भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा को महसूस करते हुए शून्य जानवर के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। अद्भुत, बहन जियानर की शक्ति फिर से टूट गई है। इसके साथ शून्य जानवर खुशी से पास में इंतजार कर रहा था। बैंगनी आग की कोकून पर ऊर्जा की लहरें तब तक तेज होती गई जब तक कि इसकी सतह पर हल्की दरारें दिखाई नहीं देने लगी, जब तक कि पूरा कोकून ढक नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोकून से तितली निकलने वाली थी। क्रैक, दलदल के तल पर एक तीखी आवाज गूंजी। बैंगनी आग के कोकून की सतह पर अचानक एक दरार खुल गई और तीव्र गर्मी का एक विस्फोट हुआ, जिससे जहरीले काले पानी के माध्यम से एक वैक्यूम जैसा रास्ता बन गया। जैसे ही दरार दिखाई दी, बैंगनी आग का कोकून हिंसक रूप से कांपने लगा। एक पल के बाद कोकून एक गड़गड़ाहट के साथ फट गया। विस्फोट से दलदल के तल पर लगभग 100 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन गया। बिखरी हुई मिट्टी ने दलदल के पानी को गंदा कर दिया और सैकड़ों मीटर ऊंची लहर दलदल के ऊपर से टकराए। कोकून से 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी शून्य जानवर विस्फोट की भयानक ऊर्जा से अप्रभावित थी। ऊर्जा उसके पास पहुंचने पर बैंगनी धुएं के गुच्छों में बदल गई, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट काफी देर तक चला और अंत में शांत हो गया। जैसे ही यह समाप्त हुआ, विस्फोट के केंद्र में एक पूरी तरह से नग्न आकृति विशाल गड्ढे के ऊपर क्रॉस लेग तैर रही थी। खुलने से पहले ज़ियाओ यिक्सियन की आंखें थोड़ी कांप उठी। उसकी काली काली आंखें अब एक हल्की बैंगनी लौ से घिरी हुई थी। एक पल के बाद बैंगनी लौ ने उसकी पूरी दृष्टि को ढक दिया, जिससे उसकी आंखों में एक हल्की राक्षसी उपस्थिति आ गई। उसकी आंखों में बैंगनी लौ जल्द ही पीछे हट गई और उसकी नजर फिर से उसके गहरे काले रंग पर लौट आई। हालांकि अब उसकी आंखें चमकीली लग रही थी, क्योंकि उसे स्वर्गीय ज्वाला किताब से कुछ छिपे हुए लाभ मिले थे। ज़ियाओ यिक्सियन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को फैलाया, जिससे चटकने की आवाजें आने लगी। फिर उसने खुद को देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जल्दी से उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफेद ड्रेस निकाली और उसे पहन लिया। फफ्त, ज़ियाओ यिक्सियन की हरकतों को देखकर शून्य जानवर हंसे बिना नहीं रह सका। बहन ज़ियानर, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? शून्य जानवर ने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने अभी अभी सब कुछ देखा है और तुम्हारी त्वचा पहले से भी ज्यादा गोरी दिख रही है। ये सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन के चेहरे से जो शर्म अभी अभी हटी थी, वह फिर से लौट आई। यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए अगर तुमने देखा तो कोई बात नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं होंगी, ज़ियाओ यिक्सियन ने शांत होने का नाटक करते हुए कहा। फिर उसने अपने शरीर की स्थिति को ध्यान से महसूस किया और पाया कि उसकी साधना 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई थी। आमतौर पर स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने और परिष्कृत करने से केवल युद्ध शक्ति ही बढ़ती है, अभ्यासी का स्तर नहीं। ज़ियाओ यिक्सियन जैसा कोई व्यक्ति देखना दुर्लभ था, जिसने एक ही स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने से कई लोगों को आगे बढ़ाया था। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करते समय ज़ियाओ यिक्सियन की सफलता उसके शोकपूर्ण विष शरीर के कारण थी, जिसने नेदरवर्ल्ड जहर ज्वाला से बड़ी मात्रा में जहर को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही 10,000 जहर संप्रदाय के मास्टर लियू रुलोंग अभी भी जीवित हों, वह शायद ज़ियाओ यिक्सियन के लिए एक मैच नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए अपनी नई शक्ति का आनंद लेते हुए ज़ियाओ यिक्सियन फिर शून्य जानवर की ओर मुड़ा और कहा, शून्य बहन, मास्टर ने दरार की मरम्मत का उल्लेख किया, लेकिन उसके कहने के तुरंत बाद उसका प्रक्षेपण समाप्त हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और उस दरार से होकर आया है। मुझे नहीं पता कि कोई और आया है या नहीं, लेकिन हम इसे देखने जा सकते हैं। मैं उस तरह की स्थानिक दरार की मरम्मत भी कर सकता हूँ। शून्य जानवर ने पहले तो अपना सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। आप दरार की मरम्मत कर सकते हैं। ज़ियाओ यिक्सियन शुरू में शून्य जानवर के दावे से चौंक गई थी। हालांकि ये याद करते हुए कि कैसे शून्य जानवर ने उसे एक पल में दलदल के तल पर पहुंचा दिया था और आकाश जहर सन की स्थानिक मोहर से गुजर गया था, वह समझने लगी। उस स्थिति में चलो तुम पर भरोसा करते हैं। ज़ियाओ यिक्सियन ने धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसकी पीठ से बैंगनी पंखों की एक जोड़ी उग आई। ये पंख डू की हुई पंखों से बिल्कुल अलग थे। जब वह डूकिन के पास पहुंची थी, एक नाचती हुई तितली के नाजुक पंखों की तरह। ज़ियाओ यिक्सियन की पीठ पर बैंगनी ज्वाला पंखों को देखकर शून्य जानवर की बड़ी आंखें प्रशंसा से चमक उठी। बहन ज़ियानर, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। अगर आपको वे पसंद हैं, तो आप भी उन्हें आजमा सकती हैं। ज़ियाओ यिक्सियन ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक विचार के साथ बैंगनी ज्वाला की एक लकीर उसके हाथ से शून्य जानवर की पीठ पर चली गई, जिसने जल्दी से बैंगनी ज्वाला पंखों की एक जोड़ी बना दी।
हाँ हाँ, वे बहुत सुंदर हैं। उसकी पीठ पर चमकते बैंगनी ज्वाला पंखों को देखकर शून्य जानवर खुशी से घूम गया। अध्याय 327 अवशेष की दरार की मरम्मत। शिष्य भर्ती योजना की शुरुआत। विशाल आदिम जंगल के ऊपर एक हरे रंग की आकृति और एक काली आकृति तेजी से अवशेष के किनारे की ओर उड़ रही थी। अचानक उनके पीछे से तेज हवा की आवाज आई। इस विसंगति को महसूस करते हुए हरे रंग के वस्त्र पहने आदमी और काले कपड़े पहने आदमी ने अपने सिर तेजी से घुमाए। यह जहर युवती है। जहर युवती की गति वास्तव में इतनी तेज है। ये देखकर कि तेजी से आ रही आकृतियों में से एक जियाओ यिक्सिन थी। हुआन दानव जहर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और हुआन दहाई दोनों पूरी तरह से हैरान दिखे। इस समय हुआन की भावनाएं बेहद जटिल थीं। वह पहले जियाओ यिक्सिन को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी ताकत पहले से ही उसके बराबर हो गई थी। इससे पहले कि वे जियाओ यिक्सिन और शून्य जानवर को देखते, तेज गति से उड़ने वाले जियाओ यिक्सिन ने उन्हें पहले ही देख लिया था और धीमी गति से चलते हुए दोनों पुरुषों से 10 मीटर से भी कम दूरी पर अचानक रुक गए। उस आदमी ने एक हाथ खो दिया। क्या ये लियू रुलों के साथ लड़ाई में हुआ होगा? हुआन को एक हाथ खोते हुए देखकर जियाओ यिक्सिन उलझन में पड़ गई। प्राचीन शहर में प्रवेश करने से पहले हुआन ने लियू रुलों को रोककर जियाओ यिक्सिन की मदद की थी। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि शून्य जानवर गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। हुआन के प्रयास अभी भी महत्वपूर्ण थे, इसलिए उसे हुआन के एक हाथ खोने पर सच्ची सहानुभूति महसूस हुई। जब दोनों पुरुष अचंभित थे, जियाओ यिक्सिन ने अचानक हुआन दहाई से पूछा, हुआन दहाई, क्या तुम और तुम्हारे संप्रदाय के गुरु जाने की योजना बना रहे हो? हुआन दहाई ने हुआन की ओर देखा और फिर एक जटिल भाव के साथ उत्तर दिया, हम वास्तव में जाने की योजना बना रहे हैं। संप्रदाय के गुरु लियू रुलों के साथ अपनी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अवशेष में खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। अगर हम फिर से लियू रुलोंग से भिड़ गए तो यहाँ रहना खतरनाक होगा। चिंता मत करो, लियू रुलोंग मर चुका है। तुम्हारे गुरु की दुश्मनी का बदला ले लिया गया है, जियाओ यिक्सिन ने कहा, ये पुष्टि करते हुए कि हुआन का हाथ लियू रुलोंग के हाथों खो गया था। हाँ, वह बूढ़ा राक्षस लियू मर चुका है। अब एक हाथ खोना इतना बुरा नहीं लगता। ये खबर सुनकर हुआन का पीला चेहरा रंग से लाल हो गया और वह दिल खोलकर हंसने लगा। उस पल जियाओ यिक्सिन शून्य जानवर की ओर मुड़ा और कहा, शून्य बहन, वे बहुत धीरे धीरे उड़ रहे हैं। उन्हें इस जंगल से निकलने में हमेशा लगेगा। क्यों ना हम उन्हें लिफ्ट दें? जरूर, शून्य जानवर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हुआन और हुआन दहाई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसके हाथ से एक चांदी की ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने दोनों पुरुषों को घेर लिया। थोड़ी सी चक्कर आने के साथ हुआन और हुआन दहाई ने खुद को शून्य जानवर द्वारा बनाए गए एक नए स्थानिक दरार में घसीटा हुआ पाया। जल्द ही 4 आकृतियां अचानक अवशेष के घास के किनारे पर दिखाई दी, जो मुड़ी हुई जगह से उभर रही थी। क्या भयानक तकनीक है! यह महसूस करते हुए कि वे कहाँ थे, हुआन ने श्रद्धा से भरी नजर से शून्य जानवर को देखा। धन्यवाद। हुआन और हुआन दहाई ने शून्य जानवर और जियाओ यिक्सिन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ठीक है, तुम दोनों को ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन याद रखना, यहाँ जो हुआ उसके बारे में बात मत करना। जियाओ यिक्सिन ने निर्देश दिया। समझ गया, निश्चिंत रहें, हम इस रहस्य को अपनी कब्र में ले जाएंगे। हुआन दहाई और हुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिना किसी देरी के उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊपर काली दरार की ओर उड़ गए। हुआन और हुआन दहाई के चले जाने के बाद जियाओ यिक्सिन और शून्य जानवर ही अवशेष स्थान में बचे हुए एकमात्र जीवित प्राणी थे। बहन जियानर, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। जियाओ यिक्सिन को सूचित करने के बाद शून्य जानवर ने अपनी छोटी आकृति को सीधा किया और अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ाया, जिससे जटिल हाथ मोहरों की एक श्रृंखला बन गई। उसके हाथों से रहस्यमयी चांदी की ऊर्जा की धारें निकली, जो आसमान में काली दरार की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही चांदी की ऊर्जा दरार में प्रवेश करती है, ये धीरे धीरे बंद होने लगती है। ... इस बीच जियामा साम्राज्य में स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर सर्प जनजाति के शिविर में सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग अचानक सर्प जनजाति के 4 नेताओं के सामने प्रकट हुए। नमस्कार महान बुजुर्ग महिला को देखकर यू मेई, मोबासी और अन्य सर्प नेताओं ने सम्मान में सिर झुकाया। यू मेई, आपकी साधना। महान बुजुर्ग की नजर यू मेई पर पड़ी, जो परेशानी की स्थिति में थी, और उसने आश्चर्य से पूछा, महान बुजुर्ग, मेरी साधना को स्टोन डेजर्ट सिटी के एक मजबूत साधक ने सील कर दिया है। यू मेई ने जल्दी से समझाया, महारानी भी सील नहीं तोड़ सकती। यू मेई की प्रतिक्रिया से महान बुजुर्ग हैरान रह गए। बूहे की मुहर के नीचे रानी मेडुसा अपनी आभा का एक निशान भी नहीं छोड़ सकती थी। ऊंचे बादलों में छिपी हुई वह सिर्फ एक छोटा लाल बिंदु थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए सर्प नेताओं को एहसास नहीं हुआ कि रानी मेडुसा फंस गई थी। 2 या 3 दिन बीत जाने के बाद भी महान बुजुर्ग द्वारा रानी मेडुसा का जिक्र सुनने पर यू मेई और मोबासी ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया और झिझकते हुए कहा, महान बुजुर्ग, महामहिम ने स्टोन डेजर्ट सिटी से मजबूत साधक का पीछा किया और तब से वापस नहीं आए हैं। 3 दिन हो गए हैं। स्टोन डेजर्ट सिटी से उस मजबूत साधक ने महामहिम को इतने लंबे समय तक रोके रखा है। महान बुजुर्ग के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उनके अनुभव में जियामा साम्राज्य में केवल 2 या 3 दू सम्राट विशेषज्ञ थे। भले ही कोई दुवेनेरेत दिखाई दे, लेकिन वे रानी मेडुसा का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही महान बुजुर्ग ने विचार किया, सर्प जनजाति के शिविर पर अचानक एक शक्तिशाली आभा छा गई। इस भारी आभा को महसूस करते हुए सभी सर्प योद्धा, जिनमें नेता और स्वयं महान बुजुर्ग शामिल थे, एक ही दिशा में सदमे में घूरते हुए भय की लहर महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मोबासी यू मेई के बचाव के दौरान कुछ दिनों पहले दिखाई देने वाली भयानक आभा को याद करते हुए जल्दी से महान बुजुर्ग से कहा, महान बुजुर्ग, कुछ दिन पहले जब महामहिम ने स्टोन डेजर्ट सिटी से मजबूत साधक का पीछा किया था, तो एक समान भयानक आभा दिखाई दी थी। जियामा साम्राज्य क्या छिपा सकता है? महामहिम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
मोबासी के शब्दों को सुनकर महान बुजुर्ग ने चुपचाप प्रार्थना की। जब उसने प्रार्थना की तो भयानक आभा अचानक गायब हो गई। जहां रानी मेडुसा फंसी हुई थी वहां आसमान में एक विद्वान दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। अध्याय 328 युगल प्रदर्शन। रानी मेडुसा का झटका। विद्वान अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने एक लाल आकृति थी जो कोई और नहीं बल्कि सीलबंद रानी मेडुसा थी। सीलबंद होने के दौरान किसी बाहरी आभा को महसूस करने में असमर्थ होने के बावजूद रानी मेडुसा की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं जब विद्वान व्यक्ति पास आया और सील के बाहर आकृति को ध्यान से देखा। यह आदमी कौन है और वह यहाँ क्यों है? वह दुखी हुई पंखों के बिना यहाँ आने के लिए एक पूर्वज विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने सामने आदमी को देखकर रानी मेडुसा की मोहक आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। बिना कुछ कहे विद्वान व्यक्ति ने अपना हाथ उठाने और जटिल मोहरों की एक श्रृंखला बनाने से पहले रानी मेडुसा की नजर से मुलाकात की। जैसे जैसे वह व्यक्ति मोहरें बनाता रहा रानी मेडुसा को बांधने वाली मोहर की दमनकारी शक्ति कम होने लगी। यह महसूस करते हुए कि वह फिर से चल सकती है, रानी मेडुसा ने तेजी से अपनी पीली भुजाएं फैला दी जिससे उसके आसपास की बची हुई सीलिंग ऊर्जा बिखर गई। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? सील से मुक्त होने के बाद रानी मेडुसा ने खुशी की कोई संकेत नहीं दिखाए बल्कि अपने सामने खड़े विद्वान व्यक्ति से सावधानी से पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, क्या सब जनजाति अपने उद्धारकर्ताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? विद्वान व्यक्ति ने रानी मेडुसा के सतर्क रवैये पर ठहाका लगाया। ये सुनकर रानी मेडुसा को कई तरह की भावनाएं महसूस हुई। वह उस आदमी की आंखों में इच्छा का कोई निशान नहीं देख पाई। उसकी मदद के बिना मैं उस भयानक साधक के हाथों में पड़ सकती थी। इस विचार के साथ रानी मेडुसा के चेहरे पर माफी की झलक दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी पिछली अशिष्टता अनुचित थी। मैं किसी दिन इस दयालुता का बदला चुकाऊंगी। हाँ, ये और भी अच्छा है। पहले का वह ठंडा रवैया बहुत अच्छा नहीं था। विद्वान आदमी हंसा, उसे चिढ़ाते हुए। रानी मेडुसा उसके शब्दों से अप्रभावित रही और शांति से पूछा, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी पहचान ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम इस समय समझ सको। तुम्हें बचाना पूरी तरह से 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में तुम्हारी विशेष काया के कारण था। उस आदमी ने उसके सवाल का स्पष्ट जवाब दिया। यह जवाब रानी मेडुसा को बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं लगा। ये व्यक्ति उस शक्तिशाली साधक द्वारा लगाई गई मोहर को आसानी से हटा सकता है। उसका साधना स्तर मेरे बंदी के बराबर होना चाहिए। अगर मैं आगे जांच करता हूँ तो मैं उसे क्रोधित कर सकता हूँ। हालांकि अगर वह मेरे खिलाफ कोई इरादा रखता है तो मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। विचार करने के बाद रानी मेडुसा ने अपने संदेहों को दबा दिया और विनम्रता से कहा, चूंकि आप और अधिक साझा करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मैं दबाव नहीं डालूंगी। हम यहीं अलग हो जाएंगे। इसके साथ ही रानी मेडुसा जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी दूर का आकाश अचानक विचित्र रूप से मुड़ गया जिससे एक अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। इस आभा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा रुक गई। उसकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देख रही थी जबकि विद्वान व्यक्ति ने भी थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। रानी मेडुसा और विद्वान व्यक्ति की चौकस निगाहों के नीचे सफेद कपड़े पहने एक आकृति जो अद्वितीय शक्ति की आभा बिखेर रही थी विकृत स्थान से बाहर निकली। ये वही है। क्या इस बार यह उसका असली रूप हो सकता है? सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी को देखकर रानी मेडुसा को डर का एहसास हुआ। हे, ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पल भी देर से होता तो ये खूबसूरत रानी मेडुसा तुम्हारे द्वारा छीन ली जाती। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी ने रानी मेडुसा की ओर देखते हुए और फिर विद्वान आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए लापरवाही से कहा, मेरी मोहर तोड़ने में सक्षम होने के नाते तुम में वाकई कुछ कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में तुम्हारे जैसा मजबूत साधक होगा। विद्वान आदमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तारीफों का आदान प्रदान करने के बाद सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। रानी मेडुसा मेरे लिए बहुत उपयोगी है। बेहतर होगा कि तुम हस्तक्षेप न करो। क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करूं? विद्वान आदमी सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की धमकी से बेपरवाह रहा। तो देखते हैं कि किसकी ताकत जीतती है। बिना कुछ कहे सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के शरीर में डूबी हुई ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उमड़ पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और 10 मीटर लंबा एक विशाल डूबी हुई विस्फोट विद्वान व्यक्ति की ओर बढ़ा। इस भयानक हमले का सामना करते हुए विद्वान व्यक्ति ने हल्के से अपना हाथ हिलाया जिससे एक सौम्य लेकिन अप्रतिरोध्य बल निकला जिसने रानी मेडुसा को दूर धकेल दिया। रानी मेडुसा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद विद्वान व्यक्ति ने भी अपने भयानक डूबी हुई को छोड़ दिया और समान रूप से विशाल डूबी हुई विस्फोट के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। बूम! जैसे ही 2 विशाल डूबी हुई ऊर्जाएं आकाश में टकराईं, एक गहरा विस्फोट आकाश में गूंज उठा। टक्कर ने आसपास के शून्य को तोड़ दिया और झटके तुरंत हजारों मीटर दूर तक फैल गए। विस्फोट के बाद डेजर्ट स्टोन सिटी भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय में जियो जिन और लियूलिंग ने एक साथ अपनी आंखों में आश्चर्य दिखाया। कुछ गड़बड़ है, ये रानी मेडुसा की मोहर से संबंधित होना चाहिए। जियो जिन, चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। लियूलिंग ने जियो जिन से तुरंत कहा। ठीक है। जियो जिन ने तुरंत लियूलिंग के कंधे को पकड़ लिया और एक झटके में वे युद्ध के मैदान की ओर भाग गए। इस बीच सर्व जनजाति के शिविर में महान बुजुर्ग और 4 जनजाति के नेताओं ने भी दूर के आकाश की ओर अपनी निगाहें घुमाई। किस तरह के भयानक साधक इतनी विशाल शक्ति पैदा करने के लिए लड़ रहे हैं? मोबास ने सदमे में कहा। मैं जाकर देखता हूँ। तुम सेना को 100 मील पीछे ले जाओ। महान बुजुर्ग ने गंभीरता से आदेश दिया। इससे पहले कि बाकी लोग प्रतिक्रिया कर पाते वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई और विस्फोट के स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। रानी मेडुसा, जो युद्ध के सबसे करीब थी, ने प्रभाव को सबसे तीव्रता से महसूस किया। यहाँ तक कि संघर्ष से उत्पन्न शॉकवेव ने उसके चारों ओर डूबी हुई अवरोध को तुरंत तोड़ दिया। अध्याय 329 ज्वाला जानवरों का संघर्ष। क्या यह हो सकता है कि ये दोनों पौराणिक डूवेनेरे क्षेत्र में पहुंच गए हैं?
युद्ध के बाद के परिणामों को करीब से महसूस करते हुए रानी मेडुसा का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वह उनकी ताकत पर आश्चर्यचकित हुई, उसने विद्वान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की लहर महसूस की। अगर उसने उसे समय पर दूर नहीं धकेला होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती या सदमे की लहरों से और भी बदतर हो जाती। रानी मेडुसा की चौकस निगाहों के नीचे दोनों पुरुषों ने अपने शुरुआती जांच हमलों के बाद अब एक दूसरे को नई गंभीरता के साथ देखा। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें नीचे गिराने के लिए गंभीर होने की आवश्यकता होगी। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने ठंडी सांस ली। उसकी हथेली से एक चमकदार बैंगनी लौ उठ रही थी। जैसे ही बैंगनी लौ दिखाई दी, आसपास की हवा का तापमान आसमान छूने लगा, जिससे क्षेत्र में एक झुलसाने वाली ऊर्जा भर गई। स्वर्गीय ज्वाला। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के हाथ में बैंगनी लौ देखकर रानी मेडुसा ने कहा। वह उस विद्वान व्यक्ति के बारे में चिंतित थी जो उसका सामना कर रहा था। ये स्वर्गीय लौ ग्रीन लॉर्ड स्कोर लौ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगती है। क्या वह इसका सामना कर सकता है? जबकि रानी मेडुसा परेशान थी, ज़ियाओजिन और लियू लिंग, जो तेजी से पास आ रहे थे, ने भी जलती हुई गर्मी को महसूस किया। यह मास्टर है। मास्टर की स्वर्गीय लौ। उग्र आभा को पहचानते हुए ज़ियाओजिन का चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने लियू लिंग को साथ लेकर अपनी गति तेज कर दी। उसी समय एक और आकृति तेजी से विपरीत दिशा से आई, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। सब जनजाति के महान बुजुर्ग ने भी ज़ियाओजिन और लियू लिंग को देखा। पूर्वज। ज़ियाओजिन को हवा में चलते देख महान बुजुर्ग को संदेह की एक झलक महसूस हुई। नजरें मिलाते हुए दोनों पक्षों ने अपनी गति धीमी कर दी। अचानक हवा में गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई, इस बार एक अलग तरह की झुलसाने वाली ऊर्जा के साथ। जैसे ही यह गर्मी उभरी, लियूलिंग, ज़ियाओजिन और महान बुजुर्ग को जलन महसूस हुई। सबसे कम साधना करने वाले लियूलिंग ने अचानक हृदय की आग भड़कने से दर्द के लक्षण दिखाए। सौभाग्य से वे अभी भी हृदय की आग के स्रोत से कुछ दूरी पर थे और यह कोई लक्षित हमला नहीं था। ज़ियाओजिन ने जल्दी से अपने भीतर की हृदय की आग को बुझा दिया और अपनी सुनहरी ऊर्जा का उपयोग करके लियूलिंग को लिप्टों को बेअसर करने में मदद की। ज़ियाओजिन द्वारा लिप्टों को बुझाने के बाद भी लियूलिंग स्पष्ट रूप से हिल गया। दो अलग अलग ज्वलंत आभाओं के प्रकट होने के साथ ज़ियाओजिन और महान बुजुर्ग ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। वह ज्वाला जो किसी के दिल में आग जलाने में सक्षम है, अवश्य ही गिरे हुए हृदय की ज्वाला होगी। ऊंचे आसमान में रानी मेडुसा विस्मय में देखती रही, क्योंकि विद्वान व्यक्ति से अदृश्य ज्वालाएं उठ रही थी, राहत की सांस लेते हुए। गिरे हुए हृदय की ज्वाला के साथ उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रानी मेडुसा को नहीं पता था कि सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के पास कौन सी स्वर्गीय ज्वाला थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम और गिरे हुए हृदय की ज्वाला से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टस्क टस्क। युद्ध के मैदान में सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की नजर विद्वान आदमी के चारों ओर लगी आग की लिप्टों पर टिकी हुई थी। गिरे हुए दिल की लौ, तुम मुझे लगातार हैरान कर रहे हो। बहुत हो गई बात। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की सहज अभिव्यक्ति को देखकर विद्वान आदमी चिल्लाया और उसके शरीर से अदृश्य लौ निकली, जो 30 मीटर लंबे अग्नि अजगर में बदल गई। विशाल अग्नि अजगर का सिर अपनी त्रिकोणीय पुतलियों के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी को घूर रहा था। एक तीखी फुफकार के साथ विशाल अग्नि अजगर ने अपने खुले मुंह से उस पर झपट्टा मारा। हे, आग की लिप्टों को जानवरों में बदलना, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जैसे ही अदृश्य अग्नि अजगर ने हमला किया, सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी शांत रहा। उसके हाथ की एक लहर के साथ बैंगनी लौ 20 मीटर लंबे बैंगनी किलिन में बदल गई। उसकी गहरी बैंगनी आंखें चमक उठी, क्योंकि यह निकट आ रहे अग्नि अजगर पर केंद्रित थी। एक झटके में बैंगनी रंग का किलिन आगे की ओर उछला और अपने फुर्तीले पंजों से अग्नि अजगर पर हमला कर दिया। दो ज्वाला जानवर आपस में बुरी तरह टकराए, जिससे बहुत अधिक गर्मी पैदा हुई, जिसने आसपास के क्षेत्र को शून्य में बदल दिया। हे भगवान, आकाश में क्या हो रहा है? जैसे ही ज्वाला जानवर आपस में टकराए, ज़ियाओजिन, लियू लिंग और सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग इन विशाल प्राणियों को लड़ते हुए देखकर चौंक गए। गुरु, गुरु। जैसे ही वे करीब आए, लियू लिंग और ज़ियाओजिन ने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और उत्साह से पुकारा, ज़ियाओजिन, लियू लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ। ज़ियाओजिन और लियू लिंग के दृष्टिकोण को महसूस करने पर सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। इस परिमाण की लड़ाई में एक भटका हुआ हमला लियू लिंग के लिए आपदा का कारण बन सकता है। बूहे की आज्ञा सुनकर लियू लिंग और ज़ियाओजिन गंभीर भावों के साथ पीछे हट गए। वह व्यक्ति कौन है? क्या वह रानी मेडुसा का सहयोगी हो सकता है? वे समझ सकते थे कि बूहे का विरोध करने वाले व्यक्ति के पास भी एक शक्तिशाली आभा और एक समान रूप से दुर्जय स्वर्गीय ज्वाला थी। जैसे ही वे पीछे हटे, उन्हें बूहे की चिंता होने लगी। इस बीच सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग ने विद्वान व्यक्ति के पीछे लाल आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। यह महारानी है। भगवान का शुक्र है, रानी मेडुसा सुरक्षित है। रानी मेडुसा को देखकर महान बुजुर्ग उत्साह से भर गए और जल्दी से उनके पास जाने की कोशिश की, ताकि वे लड़ने वाले जोड़े को दरकिनार कर सके। महान बुजुर्ग, पीछे रहो, करीब मत आओ। रानी मेडुसा ने महान बुजुर्ग की हरकत को देखा और चेतावनी देते हुए पुकारा। हालांकि उसके शब्दों के प्रभावी होने से पहले महान बुजुर्ग पहले ही गुहे से आगे निकल चुके थे। उस समय दो ज्वालाओं का मिश्रण, एक अराजक आग का गोला, लड़ते हुए ज्वाला जानवरों से बाहर निकला, जो सीधे महान बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। अपनी बाईं ओर से आ रही भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए महान बुजुर्ग को खतरे का तीव्र एहसास हुआ। हताश होकर उसने बचने की कोशिश की, लेकिन आग का गोला अभी भी उसकी कमर को छू रहा था, जिससे आसमान में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। बूहे ने पूरी घटना देखी, लेकिन उसके मन में महान बुजुर्ग के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी और उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 330, महान बुजुर्ग की सहायता। मेडुसा रानी के विचार, ये सब बूहे ने देखा था। हालांकि बूहे के मन में पहले से ही महान बुजुर्ग के बारे में कोई अनुकूल धारणा नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा।
महान बुजुर्ग। अग्नि जानवरों के बीच लड़ाई से ऊर्जा तरंगों से प्रभावित सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को देखकर रानी मेडुसा का दिल बैठ गया और उसका नाजुक शरीर कांप उठा। रानी मेडुसा की दृष्टि में सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को सीधे पीठ पर एक आग के गोले से मारा गया और फिर एक भयानक ज्वाला तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस भयानक ज्वाला की तपिश के तहत महान बुजुर्ग के कपड़े और बाल तुरंत जल गए। अपने शरीर को लिपटों में लपेटे हुए वह उस क्षेत्र में रही, लगातार संघर्ष करती रही। ये देखकर कि महान बुजुर्ग तीव्र आग के नीचे मरने वाले थे, रानी मेडुसा अब अपना पिछला धैर्य बनाए नहीं रख सकी। उसकी आकृति चमक उठी और वह कांपती हुई आवाज में परिष्कृत व्यक्ति से बोली, वरिष्ठ, कृपया हमारे महान बुजुर्ग को बचाएं। सांप जनजाति हमेशा आपकी महान दयालुता और गुण को याद रखेगी। शुरू में महान बुजुर्ग को प्रभावित होते देखकर परिष्कृत व्यक्ति उदासीन था, लेकिन अब रानी मेडुसा की दलील सुनकर वह थोड़ा डगमगाया। अगले ही पल उसकी हथेली दूर से महान बुजुर्ग की ओर मुड़ी। अचानक उसकी हथेली से एक अजीब चूषण बल फूट पड़ा। उस चूषण बल के प्रभाव में महान बुजुर्ग पर लगी लपटें अदम्य रूप से परिष्कृत व्यक्ति की हथेली में खींची गईं और उसका शरीर रानी मेडुसा की ओर फेंका गया। बूहे परिष्कृत व्यक्ति की हरकतों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के बजाय अपने दिल में खुशी का एक संकेत महसूस किया। उनकी मूल योजना रानी मेडुसा से पर्याप्त विश्वास हासिल करने के लिए अपने क्लोन से एक आत्म बलिदान कार्य करवाना था, लेकिन अब यह अनावश्यक लग रहा था। महान बुजुर्ग की उपस्थिति ने अनजाने में उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। रानी मेडुसा की तरफ जले हुए शरीर को पकड़ने के बाद उसकी मोहक आंखें आंसुओं से चमक उठी, जो असाधारण रूप से दुखी दिख रही थी। इसे पकड़ो। इस समय परिष्कृत व्यक्ति ने रानी मेडुसा की ओर एक सफेद जहर की बोतल फेंकी। उसका स्वर अभी भी शांत था। उसे अंदर की गोली खिलाओ और यह उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद वरिष्ठ। एक दुर्जय दुश्मन से लड़ते हुए परिष्कृत व्यक्ति को अभी भी उसकी सहायता करने में सक्षम देखकर रानी मेडुसा बहुत प्रभावित हुई और ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। फिर उसके जैद जैसे हाथ ने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और एक अत्यंत सुगंधित औषधीय सुगंध बाहर निकली। गोली में निहित शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को खिला दिया। एक बार जब गोली महान बुजुर्ग के मुंह में प्रवेश कर गई तो ये तेजी से एक शुद्ध औषधीय तरल में बदल गई, जो उसके गले से होते हुए उसके शरीर में बह गई, जिससे आग से हुई आंतरिक चोटों की जल्दी से मरम्मत हुई। हालांकि महान बुजुर्ग की चोटों की गंभीरता के कारण गोली केवल उसके जीवित रहने को सुनिश्चित कर सकती थी और उसके सभी घावों को तुरंत ठीक नहीं कर सकती थी। उसके शरीर के हिस्से जलकर राख हो गए थे, फिर भी तीव्र दर्द हो रहा था। इसके बावजूद रानी मेडुसा पहले से ही बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि गोली लेने के बाद महान बुजुर्ग को होश आ गया था। जैसे ही उसका पहले से तनावग्रस्त दिल शांत हुआ, रानी मेडुसा की नजर बूढ़े और परिष्कृत आदमी पर लौट आई। मौत से बाल बाल बचने के बाद सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने एक नया वस्त्र पहन लिया और घबराहट में आसमान में लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, जो बहुत दूर नहीं थी। इससे पहले बेहोश होने से पहले आखिरी क्षण में सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेडुसा की आवाज सुनी। वह पूरी तरह से जानती थी कि यह परिष्कृत व्यक्ति ही था जिसने उसे बचाया था, इसलिए इस समय उसकी निगाह में उसकी ओर कृतज्ञता और प्रशंसा का एक अजीब संकेत था। उनकी चौकस निगाहों के सामने दो अग्नि जानवरों के बीच लड़ाई एक बुखार की स्थिति तक पहुंच गई थी, जिसमें प्रत्येक हमला जीवन या मृत्यु संघर्ष था। अग्नि जानवरों को नियंत्रित करने वाले दो व्यक्तियों के माथे पर भी पसीना आने लगा था। जाहिर है, इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई इन भयानक रूप से शक्तिशाली सेनानियों पर भी काफी भारी पड़ रही थी। ये देखकर सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेडुसा को धीरे से सुझाव दिया, महाराज, यहाँ बहुत खतरनाक है, क्या हमें चले जाना चाहिए? महान बुजुर्ग के सुझाव को सुनकर रानी मेडुसा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, महान बुजुर्ग, अगर हम अभी चले गए और हमारे उपकारकर्ता को कुछ हो गया तो मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए दोषी महसूस करूंगी। इस समय रानी मेडुसा को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि परिष्कृत आदमी ने उसे क्यों बचाया था या उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था या नहीं। उसका पूरा ध्यान परिष्कृत आदमी और बूहे के बीच की लड़ाई पर था। वह प्रार्थना कर रही थी कि परिष्कृत आदमी बूहे पर विजय प्राप्त करे। दुर्भाग्य से इस लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से बूहे के नियंत्रण में था। लियुलिंग के दूर से देखने के कारण बूहे खुद को हानि नहीं दे सकता था, पराजित पक्ष को उसका क्लोन होना था। रानी मेडुसा के रुकने पर जोर देते हुए सांप जनजाति के महान बुजुर्ग भी अनिच्छा से रुक गए। मैदान पर लड़ाई लगातार तीव्र होती गई। जैसे ही बैंगनी किलिन और अदृश्य अग्नि अजगर आपस में उलझे, बूहे और उनके क्लोन के बीच भी करीबी मुकाबला शुरू हो गया। परिणामी युद्ध की लहरों ने आसपास के शून्य को तोड़ दिया और सभी दिशाओं में एक ठंडा दबाव फैल गया। दर्जनों चालों के एक भयंकर आदान प्रदान के बाद परिष्कृत व्यक्ति की छाती पर अचानक बूहे के एक घूंसे से प्रहार हुआ, जिससे वह दर्जनों कदम पीछे हट गया, अस्थायी रूप से बूहे से अलग हो गया। उपकारकर्ता परिष्कृत व्यक्ति को घायल देखकर रानी मेडुसा का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। इस बीच बूहे से कई किलोमीटर पीछे जियोजिन और लियुलिंग ने उत्साह से चिल्लाया, हाँ, मास्टर शक्तिशाली है, मास्टर अजय है, मास्टर आगे बढ़ो, उस आदमी को नीचे गिराओ। जब लियुलिंग ने ये कहा तो बूहे की दाहिनी पलक अचानक फड़क गई, लेकिन उसने इस मामूली बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय इस लड़ाई के समापन पर ध्यान केंद्रित किया। खांसी खांसी। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद परिष्कृत व्यक्ति ने हल्की खांसी की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ कमजोर आवाज में उसने बूहे से कहा, तुम वाकई बहुत मजबूत हो, क्या तुम हार मान रहे हो? अगर हाँ तो रानी मेडुसा को सौंप दो। परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनकर बूहे के चेहरे पर विजयी भाव दिखाई दिए। इस समय बूहे और परिष्कृत व्यक्ति के बीच की बातचीत सुनकर रानी मेडुसा का दिल उथल पुथल हो गया। हालांकि वह जानती थी कि उसके जीवन या मृत्यु का परिष्कृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वह बेवजह उम्मीद कर रही थी कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मैं रानी मेडुसा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अध्याय 331 संघर्ष का समाधान।
शो समाप्त। मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन आज मैं रानी मेडुसा की रक्षा अवश्य करूंगा। परिष्कृत व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी। हालांकि इन शब्दों ने रानी मेडुसा के दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे नहीं छोड़ा। रानी मेडुसा के आकर्षक लाल होंठ एक मोहक मुस्कान में बदल गए, जिससे पहली बार उसके मोती जैसे सफेद दांत दिखाई दिए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा बर्फीला भाव नहीं रहा। रानी मेडुसा की प्रतिक्रिया देखकर सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग ने आश्चर्य का संकेत देते हुए कहा, महाराज, आपको आखिरी बार मुस्कुराए हुए कितना समय हो गया है? ... ऐसा लगता है कि आप मौत तक लड़ना चाहते हैं। परिष्कृत व्यक्ति के शब्दों को सुनकर गूहे का चेहरा काला पड़ गया। मौत तक लड़ना जरूरी नहीं है, शायद हम बातचीत कर सके। परिष्कृत व्यक्ति ने बोलते हुए सोचा। बातचीत? उस परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनकर गूहे के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। रानी मेडुसा और सर्प पीपल जनजाति के महान बुजुर्ग को भी भ्रम की स्थिति महसूस हुई। उनकी निगाहें परिष्कृत व्यक्ति पर टिकी हुई थी। वास्तव में, जबकि मैं रानी मेडुसा को चाहने के आपके सटीक उद्देश्यों को नहीं जानता, मैं आपको कुछ बेहतर दे सकता हूँ। परिष्कृत व्यक्ति ने सिर हिलाया। यदि आप चाहते हैं कि मैं रानी मेडुसा को छोड़ दूं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कुछ और आकर्षक दे सकते हैं या नहीं। गूहे ने सूखी हंसी हंसी। इस बोतल में एक डुवेनेरेट पिल है, जिसने 5 रंग की पिल लाइटनिंग को सहन किया है और एक डुवेनेरेट को 1 स्टार तक बढ़ा सकता है। क्या यह आपकी रुचि है? गूहे के बोलने के बाद परिष्कृत व्यक्ति के हाथ में एक काली जेड बोतल दिखाई दी। एक डुवेनेरेट पिल? आपके पास इतनी असाधारण गोली कैसे हो सकती है? परिष्कृत व्यक्ति के हाथ में काली जेड बोतल देखकर गूहे ने लालसा का एक निशान दिखाया। उसकी सांसें भी थोड़ी भारी हो गईं। एक गोली जो डुवेनेरेट विशेषज्ञ को 1 स्टार से ऊपर उठा सकती है। परिष्कृत व्यक्ति की पेशकश को जानकर रानी मेडुसा अपनी आंखें चमकाते हुए अवाक रह गई। अब तक रानी मेडुसा को यकीन हो गया था कि ये दोनों ही डुवेनेरेट विशेषज्ञ हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं। परिष्कृत व्यक्ति के पास स्वर्गीय ज्वाला और ऐसी चमत्कारी गोली दोनों का होना उसकी ताकत को दर्शाता है, जबकि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की शक्ति परिष्कृत व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी, जिससे ये सोचना और भी भयानक हो गया। ... अगर तुमने अपना मन बना लिया है, तो कसम खाओ कि इस डुवेनेरेट गोली को पाने के बाद तुम 1 सदी तक सांप लोगों की जनजाति पर हमला नहीं करोगे। परिष्कृत व्यक्ति ने अपनी शर्त बताते हुए जेड की बोतल उठाई। सांप लोगों की जनजाति पर हमला नहीं करना? यह असंभव है। सांप लोगों की जनजाति इस समय जियामा साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर हमला कर रही है। मैं कैसे चुप रह सकता था? गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। रानी मेडुसा। गूहे के शब्दों को सुनकर उस परिष्कृत व्यक्ति ने एक भान उठाए, अपने पीछे थोड़ी दूर पर खड़ी रानी मेडुसा की ओर देखा और फिर शांति से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि रानी मेडुसा खुद स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। हाँ, ये सच है। तो मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ, आपके द्वारा दी गई डुवेनेरेट पिल प्राप्त करने के बाद मैं 1 सदी तक रानी मेडुसा या स्नेक पीपल जनजाति पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करूंगा। गूहे ने दिल खोलकर हंसा, फिर अपनी प्रतिज्ञा की। हालांकि इस दुनिया में स्वर्गीय दाव जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए कोई शपथ का पालन करता है या नहीं, ये वास्तव में मायने नहीं रखता। इसके अलावा ये प्रतिज्ञा पहले से ही वैध नहीं थी, क्योंकि अवतार द्वारा पकड़ी गई काली जेड बोतल में डुवेनेरेट पिल बिल्कुल भी नहीं थी। ये सिर्फ एक युक्ति थी जो गूहे ने लड़ाई को समाप्त करने के लिए मौके पर सोची थी, खासकर तब जब अवतार को अब विश्वास हासिल करने के लिए घायल होने की जरूरत नहीं थी। जब गूहे ने शपथ ली तो परिष्कृत व्यक्ति ने बहुत संतुष्ट भाव प्रदर्शित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे अपने हाथ में जेड बोतल गूहे को फेंक दी। काली जेड बोतल प्राप्त करते हुए गूहे की आंखों में चमक आ गई। जब उसने धीरे से टोपी खोली, लेकिन उसने जल्दी से उसे फिर से बंद कर दिया। परिष्कृत आदमी और रानी मेडुसा पर एक नजर डाली और फिर स्वर्गीय ज्वाला से बने बैंगनी रंग की किलिन को निर्णायक रूप से अपने शरीर में वापस ले लिया और लियुलिंग और ज़ियाओजिन की ओर बढ़ गया। उपकारकर्ता। गूहे के जाने के बाद रानी मेडुसा ने थोड़ी कांपती आवाज में परिष्कृत आदमी को पुकारा। ये सुनकर परिष्कृत आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसने देखा कि रानी मेडुसा पहले से काफी अलग दिख रही थी। हालांकि उसका रूप अभी भी उतना ही आकर्षक और आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोमलता और भेद्यता के कुछ निशान थे। एक ऐसा व्यवहार जो आमतौर पर ठंडे और अलग रहने वाली रानी मेडुसा पर पहले कभी नहीं देखा गया था। उपकारकर्ता, क्या आप ठीक हैं? रानी मेडुसा ने चिंता के साथ परिष्कृत आदमी की छाती पर गूहे द्वारा छोड़े गए मुट्ठी के निशान को देखा। ये बस एक मामूली चोट है, कोई गंभीर बात नहीं है। परिष्कृत आदमी ने सहजता से मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बात की। हालांकि रानी मेडुसा के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि परिष्कृत आदमी उतना सुरक्षित नहीं था जितना वह दिखाई दे रहा था। उस झटके ने उसे बहुत चोट पहुंचाई होगी। ये सोचकर रानी मेडुसा का दिल और अधिक अपराधबोध से भर गया और उसने धीमी आवाज में विलाप किया, दाता, ये सब मेरी कमजोरी के कारण है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकी और यहाँ तक कि आपको इतनी कीमती गोली भी खोनी पड़ी। रानी मेडुसा, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्रतिभा के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ, आप भविष्य में पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित हो सकते हैं। जब वो समय आएगा तो आपके पास पूरे डूक्यू महाद्वीप में एक स्थान होगा और सांप लोगों की जनजाति आपकी वजह से फलेगी फूलेगी। परिष्कृत आदमी ने उसके शब्दों में निराशा को महसूस करते हुए उसे सांत्वना दी। 9 रंग वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर। परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनकर रानी मेडुसा की गुलाबी होंठ थोड़ी से खुले। उसकी आंखों में आशा की एक झलक और कुछ उलझन चमक उठी। सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। आप 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बारे में कैसे जानते हैं? ये हमारे सर्प जनजाति का एक रहस्य है। रानी मेडुसा ने धीरे से पूछा। हाँ, 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर आम लोगों के लिए एक रहस्य हो सकता है, लेकिन हमारे स्तर पर इसके बारे में जानना मुश्किल नहीं है। ये कुछ प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। परिष्कृत व्यक्ति ने बेपरवाही से समझाया।
उसकी व्याख्या सुनकर रानी मेदुसा और महान बुजुर्ग चुप हो गए। परिष्कृत व्यक्ति के रहस्योद्घाटन ने उन्हें इतना स्तब्ध कर दिया था कि वे उससे सवाल नहीं कर सकते थे। वरिष्ठ, आपने पहले उल्लेख किया था कि महामहिम के लिए पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित होने का एक तरीका है। क्या ये सच है? सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग ने, जिनके शरीर पर अभी भी जलने के निशान थे, उत्साहित होकर उस सुसंस्कृत व्यक्ति से पूछा। अध्याय 332, शिष्य बनाना, रानी मेदुसा को वश में करना। वरिष्ठ, आपने पहले उल्लेख किया था कि महारानी के लिए सांप लोगों की जनजाति के पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित होने का एक तरीका है। क्या ये सच है? सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग ने अभी भी ध्यान देने योग्य जलने के निशानों के साथ परिष्कृत व्यक्ति से उत्साहपूर्वक पूछा। महान बुजुर्ग के प्रश्न को सुनकर परिष्कृत व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया। किसने सोचा होगा कि सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग मेरी योजनाओं में कई बार मेरी सहायता करेंगे। इस समय रानी मेदुसा की जिज्ञासु आंखों को अपने ऊपर टिका हुआ देखकर परिष्कृत व्यक्ति प्रसन्न हुआ, लेकिन शांत रहा और उसने कहा, मैं 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित करने के कुछ तरीके जानता हूँ। हालांकि आपकी वर्तमान शक्ति के साथ आपके पास ये तरीका होने पर भी सफल होना बहुत मुश्किल होगा। एक पल के लिए रुककर और रानी मेदुसा के चेहरे पर भावों को देखते हुए उसने आगे कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्रतिभा को महत्व देता हूँ और तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। समय के साथ मेरे मार्गदर्शन में तुम निस्संदेह महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन जाओगे। तब तक सांप लोग जनजाति इस बंजर टैगोर रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। परिष्कृत व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था कि सांप लोग जनजाति रानी मेदुसा के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने अंत में उनकी वर्तमान जीवन स्थितियों पर जोर दिया। मुझे अपना शिष्य बनाओ, तो यही कारण है कि उसने मुझे बचाया। परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनने के बाद रानी मेदुसा के विचार बेहद जटिल थे। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने उसके कुछ संदेहों को दूर कर दिया, लेकिन इससे उसे थोड़ी निराशा भी हुई। महाराज, सीनियर के लिए आपको अपना शिष्य बनाने का यह एक दुर्लभ और महान अवसर है, सर्प पीपल जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेदुसा की चुप्पी देखकर उत्साह से कहा। ये देखकर कि महान बुजुर्ग कितनी लगन से उसकी मदद कर रहे थे, परिष्कृत व्यक्ति यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उसे इनाम के रूप में और भी बेहतर उपचार की गोली देनी चाहिए थी। महाराज, अब और संकोच न करें, जल्दी से सीनियर के प्रस्ताव को स्वीकार करें, महान बुजुर्ग ने आग्रह किया। दाता, मैं अभी तक आपका नाम भी नहीं जानता। महान बुजुर्ग के आग्रह के बीच रानी मेदुसा हिचकिचाई। निर्णय लेने के बजाय उसने परिष्कृत व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ की। उसका प्रश्न सुनकर परिष्कृत व्यक्ति ने मन मुस्कुराया और धीरे से कहा, मेरा नाम वू फेंगशेंग है। जो लोग मुझे जानते हैं वे आमतौर पर मुझे अल्कमी वेनेरेट वू फेंगशेंग कहते हैं। अल्कमी वेनेरेट वू फेंगशेंग, रानी मेदुसा ने अपने दिल में चुपचाप नाम दोहराया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। मैं अल्कमी वेनेरेट से ईमानदारी से अनुरोध करती हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। रानी मेदुसा शिष्य बनाने के बारे में कुछ मानवीय दुनिया के रीति रिवाजों से अवगत थी। उसके जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए शिष्य बनाना, वह उससे जुड़ने की भीख मांगने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इस समय आमतौर पर जिद्दी रानी मेदुसा ने अपना गर्व भरा सिर नीचे किया, अपने घुटनों को मोड़ा और वू फेंगशेंग के सामने घुटने टेक दिए। रानी मेदुसा को अपने सामने घुटने टेकते देखकर वू फेंगशेंग भावुक हो गया। वह जानता था कि एक बार यह महिला किसी चीज पर फैसला कर ले तो वह उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी, इसलिए वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। मैं किमिया वेनेरेट से विनती करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। वू फेंगशेंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर रानी मेदुसा ने अपना सिर नीचे किया और अपनी विनती दोहराई। मैं किमिया वेनेरेट से विनती करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। रानी मेदुसा की जमीन पर घुटने टेकने और तीसरी बार बोलने के बाद वू फेंगशेंग ने आखिरकार धीरे से कहा, चूंकि तुम मेरी शिष्य बनने के लिए इतनी दृढ़ निश्चयी हो, इसलिए मैं वू फेंगशेंग तुम्हें आज अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। ये देखकर कि वू फेंगशेंग उसे अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत हो गया था, रानी मेदुसा की आंखें खुशी से भर गईं और वह मोहक ढंग से मुस्कुराए। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। उठो, अब से याद रखो कि घुटने टेकने की रस्म फिर से मत करो। वू फेंगशेंग ने रानी मेदुसा को खड़े होने का संकेत देने के लिए हल्के से अपना हाथ उठाया। गुरु, आपका धन्यवाद। सम्मानपूर्वक उनका फिर से धन्यवाद करने के बाद रानी मेदुसा धीरे से खड़ी हो गई। इस समय उसके बगल में सर्पलोक जनजाति के महान बुजुर्ग पहले से ही खुशी से झूम रहे थे। यह अद्भुत है, महारानी के इतने मजबूत व्यक्ति से जुड़े होने के कारण सर्पलोक जनजाति का भविष्य आशाजनक लग रहा है। ... चूंकि तुम मेरी शिष्या बन गई हो, इसलिए अब तुम्हें रानी नहीं कहा जा सकता। आज मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, वू फेंगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया एक नाम दे गुरु। रानी मेदुसा ने वू फेंगशेंग के सुझाव पर तुरंत सहमति जताई, थोड़ी प्रत्याशा महसूस करते हुए। कैलिन के बारे में क्या ख्याल है? वू फेंगशेंग ने धीरे से सुझाव दिया। कैलिन। जैसे ही उसने चुपचाप अपने दिल में नाम दोहराया, रानी मेदुसा ने कोई प्रतिरोध महसूस नहीं किया और खुशी से कहा, ये नाम देने के लिए धन्यवाद गुरु। अब से मुझे कैलिन कहा जाएगा। कैर, तुमने अभी अभी मेरे और उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच हुए समझौते को सुना होगा। वू फेंगशेंग ने रानी मेदुसा को अपना शिष्य बनाने के बाद शांति से कहा। मैं समझ गया गुरु, मैं तुरंत सेना को वापस ले जाऊंगा। कैलिन ने सिर हिलाया। आपको पहले सांप लोगों की जनजाति की सेना को वापस ले जाना चाहिए। मैं कुछ दिनों में तुम्हें ढूंढने आऊंगा, वू फेंगशेंग ने निर्देश दिया। ये कहने के बाद वू फेंगशेंग के आसपास का स्थान अचानक हिंसक रूप से विकृत होने लगा। कैलिन और सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग की चौकस निगाहों के सामने वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। मास्टर चले गए हैं। वू फेंगशेंग को जाते हुए देखकर कैलिन ने खुद से बड़बड़ाया, फिर महान बुजुर्ग की ओर मुड़ा और कहा, महान बुजुर्ग, यहाँ उस सफेद वस्त्र वाले आदमी के साथ, ये बहुत खतरनाक है।
हमें अपने सभी लोगों को जल्दी से वापस बुला लेना चाहिए। हाँ, ग्रेट एल्डर ने भारी सिर हिलाया। फिर वह और कैलिन प्रकाश की लकीरों में बदल गए, स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर स्नेक पीपल ट्राइब के शिविर की ओर बढ़ते हुए। थोड़ी देर में वे पीछे हटते हुए स्नेक पीपल ट्राइब सेना के साथ मिल गए। यह महारानी और ग्रेट एल्डर हैं। जब उन्होंने दो आकृतियों को आते देखा तो स्नेक पीपल ट्राइब सेना में जयकार गूंज उठी। मेबास, यूमेई, जल्दी से सेना को हमारे क्षेत्र में वापस ले आओ। स्नेक पीपल ट्राइब के 4 नेताओं के पास पहुंचने पर कैलिन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के पीछे हटने का आदेश दिया। रानी मेडुसा की अब कैलिन की आज्ञा सुनकर मेबास और अन्य हैरान रह गए। पहले ग्रेट एल्डर ने केवल 100 मील पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन अब रानी मेडुसा उन्हें रेगिस्तान में गहरे पीछे हटने का आदेश दे रही थी। क्या वे अब जियामा साम्राज्य पर हमला नहीं कर रहे थे? भ्रमित होने के बावजूद उनमें से कोई भी नहीं सांप लोगों की जनजाति ने रानी मेडुसा के आदेश का विरोध करने का साहस किया। थोड़ी देर रुकने के बाद चारों नेताओं ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जैसा आपका आदेश। अध्याय 333, स्वर्गीय दानव कठपुतलियों की गुप्त कला सिखाना। यूमेई, यहाँ आओ। जैसे ही 4 सांप लोगों के नेता जाने की तैयारी कर रहे थे, रानी मेडुसा ने यूमेई को आवाज लगाई। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर यूमेई रुक गई और अपनी जगह पर खड़ी रही। एक पल के लिए यूमेई को ध्यान से देखने के बाद रानी मेडुसा ने अचानक कई हाथ की मुहरें बनाई और लाल रुकी हुई ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह यूमेई के शरीर में प्रवाहित हुआ। यूमेई की मेरिडियन को सील करने वाले सुनहरे धागे इस लाल ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी से घुल गए। जियोजिन द्वारा डाली गई मुहर विशेष रूप से गहरी नहीं थी, इसलिए रानी मेडुसा की मदद से यूमेई की सीलबंद ताकत तेजी से बहाल हो गई। धन्यवाद महामहिम। अपनी डूबान ताकत को वापस पाने के बाद यूमेई ने रानी मेडुसा को खुशी से नमन किया। यूमेई, स्टोन डेजर्ट सिटी के ताकतवर लोगों द्वारा पकड़े जाने के दौरान तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। भविष्य में मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्यों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। आमतौर पर जब स्नेक पीपल महिलाओं को मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उन्हें अपमान और यातना का सामना करना पड़ता है, खासकर यूमेई जैसी किसी महिला को जिसके पास सील के कारण प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इसलिए रानी मेडुसा को यूमेई के लिए बहुत दुख हुआ। महाराज, स्टोन डेजर्ट सिटी में मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया। मेरी ताकत सील होने के बाद एल्डर ब्रदर मर्सनरी ग्रुप के युवा नेता ने मुझे अपने आंगन में ले जाकर मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर यूमेई एक पल के लिए झिझकी, उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी और फिर धीरे से समझाया, ओह, तुम्हारा मतलब उस युवक से है जो आकार बदलने वाले जानवर योद्धा के साथ था। यूमेई की व्याख्या सुनकर रानी मेडुसा ने आश्चर्य से जवाब दिया। रानी मेडुसा ने लियू लिंग और शियाओजिन से पहले ही जान लिया था कि उनमें से एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शिष्य था और दूसरा सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति द्वारा पाला गया एक आकार बदलने वाला जानवर था। हाँ, वह वही है। यूमेई ने सम्मानपूर्वक रानी मेडुसा के प्रश्न का उत्तर दिया। हालांकि जाने से पहले उस युवक ने मेरे जीवन का उपयोग मोबासी और अन्य लोगों को स्टोन डेजर्ट सिटी पर कभी आक्रमण न करने की शपथ दिलाने के लिए किया। यूमेई ने आगे कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि उस लड़के का स्वभाव अच्छा है क्योंकि उसने यूमेई के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन पता चला कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद था। स्नेक पीपल कबीले के ग्रैंड एल्डर ने यूमेई की बातें सुनने के बाद असंतुष्ट होकर कहा। अपनी नाराजगी के बावजूद उसने लियू लिंग को कुछ भी करने का सुझाव नहीं दिया, ये जानते हुए कि लियू लिंग सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शिष्य था जिससे वो बहुत डरता था। महान बुजुर्ग, चलो अब इन मामलों को एक तरफ रख देते हैं। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला और जियामा साम्राज्य के किले के पास हमारे कबीले के सदस्यों को अभी भी आपको उन्हें वापस बुलाने की आवश्यकता है, महारानी मेडुसा ने अचानक कहा जब महान बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया। समझ गया। महान बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि महारानी मेडुसा को वरिष्ठ कीमिया वेनेरेट के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी से मंदिर लौटने की आवश्यकता थी। उसके बाद महारानी मेडुसा और सांप लोगों के कबीले के महान बुजुर्ग ने अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। ... स्टोन डेजर्ट सिटी में एल्डर ब्रदर मर्सनरी ग्रुप के निवास पर लियू लिंग के छोटे से आंगन में लियू लिंग ये सुनकर बेहद उत्साहित था कि गुहे ने सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति से एक वेनेरेट गोली प्राप्त की थी। मास्टर, इसके साथ आपकी ताकत और भी अधिक दुर्जय हो जाएगी, लियू लिंग ने खुशी से कहा। इस बिंदु पर उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि गुहे की साधना पौराणिक डूजूम क्षेत्र तक पहुंच गए थे। लियू लिंग के शब्दों से सहमति जताते हुए गुहे ने फिर धीरे से कहा, हाँ, इस वेनेरेट पिल को प्राप्त करने के बाद मुझे लगभग 10 दिनों के लिए एकांतवास में जाना पड़ सकता है। आपको जल्दी से यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करना चाहिए और फिर यून लैंड संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछली बार आपको इनाम देने का वादा किया था, मैं इसे अभी आपको दे दूंगा। गुहे के इन शब्दों से लियू लिंग का उत्साह और भी बढ़ गया और वह जल्दी से नीचे झुक गया। लियू लिंग के झुकने के बाद गुहे ने अपनी हथेली को धीरे से उसके सिर पर रखा। अब जबकि गुहे पहले से ही 5 सितारा वेनेरेट स्तर के शिखर पर था और लियू लिंग ने अभी डू स्पिरिट स्तर को पार किया था, गुहे ने अपनी शक्ति को बहुत धीरे धीरे संचारित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि संचरण की गति लियू लिंग की क्षमता के भीतर थी। केवल 10 सेकंड में लियू लिंग की साधना 5 सितारा स्पिरिट स्तर तक पहुंच गए और गति में कोई कमी नहीं आई। 1 मिनट के बाद लियू लिंग की साधना सीधे 9 सितारा स्पिरिट स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि 9 सितारा स्पिरिट का शिखर अभी तक लियू लिंग की शक्ति संचरण प्राप्त करने की सीमा तक नहीं पहुंचा था, गुहे अचानक रुक गया। चूंकि लियू लिंग ने कुछ दिन पहले ही डू स्पिरिट क्षेत्र को तोड़ा था, इसलिए बहुत कम समय के लिए एक ही क्षेत्र में रहने से कुछ कमियां हो सकती थी। इसलिए गुहे ने लियू लिंग के यून लैंड संप्रदाय में वापस आने के बाद उसे शक्ति संचारित करना जारी रखने की योजना बनाई। पहले से ही 9 सितारा स्पिरिट पर पहले भी कई बार शक्ति संचरण प्राप्त करने के बावजूद लियू लिंग इस पल में अभी भी आश्चर्यचकित था। कुछ समय पहले ही वह अभी डू स्पिरिट तक पहुंचा था और अब इतने कम समय में वह लगभग डू किंग क्षेत्र में कदम रखने वाला था।
लियू लिंग को शक्ति संचारित करने के बाद सिस्टम ने गुहे के दिमाग में एक अधिसूचना ध्वनि भी बनाई। हालांकि 1 वर्ष से भी कम समय की वापसी की साधना ने गुहे का ध्यान आकर्षित नहीं किया और उसने जांच करने के लिए सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर भी विचार नहीं किया। संचरण के बाद लियूलिंग को लगातार अपने परिवर्तनों को देखते हुए गुहे ने अचानक कहा, लियूलिंग, मैं अब तुम्हें एक अतिरिक्त कार्य देता हूँ। संप्रदाय में लौटने से पहले डूकिंग क्षेत्र में प्रवेश करो। डूकिंग तक पहुंचो। गुहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि यह स्थायी अतिरिक्त कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। इस दुनिया में कई स्पिरिट विशेषज्ञ थे, लेकिन अधिकांश इस अंतिम चरण में अटक गए और अंततः बुढ़ापे से मर गए। और अब गुहे चाहता था कि वह इतने कम समय में डूकिंग तक पहुंच जाए, जिससे लियूलिंग को अपने अवसरों के बारे में अनिश्चितता महसूस हो रही थी। लियूलिंग की प्रतिक्रिया देखकर गुहे ने हंसते हुए कहा, क्या कोई भरोसा नहीं? कुछ दिन पहले मैंने खुद को जियान ए से मिलने के लिए प्रोजेक्ट किया था और वह पहले ही डूकिंग तक पहुंच चुकी है। क्या जूनियर सिस्टर जियान ए ने डूकिंग तक पहुंच बनाई है? गुहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग के विचार कुछ जटिल हो गए। हालांकि लियूलिंग जियान के डूकिंग तक पहुंचने से खुश था, लेकिन वरिष्ठ शिष्य के रूप में उसकी साधना उसकी कनिष्ठ बहन की तुलना में कमजोर होने के कारण उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सोचते हुए लियूलिंग की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। वह सीधा खड़ा हो गया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी और उसने गुहे से कहा, गुरु, आपका शिष्य कार्य पूरा करने में आश्वस्त है। अच्छा। लियूलिंग की प्रतिक्रिया सुनकर गुहे ने सिर हिलाया और फिर हल्के से उसके कंधे को थपथपाया, जिससे वह फिर से नीचे झुक गया। लियूलिंग, अब मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक बताऊंगा। यह अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 334, प्राचीन कठपुतली तकनीक। लियूलिंग, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। गुहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग, जो गुहे के हाथ को अपने कंधे पर रखकर झुका हुआ था, जल्दी से एकाग्र अवस्था में आ गया। वह जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार था जो गुहे संचारित करने वाला था। सिस्टम, स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक को मेरे पहले शिष्य लियूलिंग को हस्तांतरित करो। जैसे ही गुहे ने अपने मन में आदेश दिया, स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक के बारे में सारा ज्ञान, साथ ही उसके अपने कुछ परिष्कृत अनुभव लियूलिंग के दिमाग में उमड़ पड़े। गुहे ने 2 कारणों से जियान और हानयू के बजाय लियूलिंग को स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले, एक कीमियागर के रूप में लियूलिंग इस तकनीक को सीखने के लिए अधिक उपयुक्त था। दूसरा, स्वर्गीय दानव कठपुतली की शोधन प्रक्रिया बहुत ही भयानक थी और चूंकि गुहे के अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि लियूलिंग एक पुरुष होने के नाते इसे सीखने के लिए अधिक उपयुक्त था। बस कुछ ही क्षणों में गुहे ने पूरी स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक लियूलिंग को प्रेषित कर दी थी। लियूलिंग के सिर से अपना हाथ हटाने के बाद गुहे के दिमाग में तुरंत एक अधिसूचना ध्वनि गूंज उठी। डिंग, मेजबान ने पहले शिष्य लियूलिंग को स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक प्रदान की है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक प्राप्त करके 10,000 गुना रिटर्न मिला है। प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक सिस्टम स्पेस में पहुंचा दी गई है। कृपया इसे जांचें। प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक सिस्टम अधिसूचना सुनने पर गुहे की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस के केंद्र में एबिसल डेमन फ्लेम के बगल में एक पूरी तरह से काले रंग का प्रकाश समूह और एक छोटा बैंगनी रंग का प्रकाश समूह, जो लगभग एक अंडे के आकार का था, तैर रहा था। काली रोशनी वाला समूह प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक थी, जबकि छोटा बैंगनी प्रकाश समूह लियूलिंग को शक्ति संचारित करने के बाद वापस की गई 8 महीने की साधना थी। इस समय गुहे का ध्यान पूरी तरह से काली रोशनी वाले समूह पर केंद्रित था। प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक किसी कठपुतली बीज को अपनी आत्मा शक्ति के साथ संघनित करे और इसे दूसरे की आत्मा में मिला दे। कठपुतली बीज के साथ प्रत्यारोपित व्यक्ति अपनी मूल चेतना को बनाए रखता है और सामान्य रूप से साधना जारी रख सकता है, पूरी तरह से जादूगर के आदेशों का पालन करता है। जब तक किसी के पास जादूगर से कहीं बेहतर आत्मा क्षेत्र न हो, वे नियंत्रित व्यक्ति की आत्मा के भीतर छिपे कठपुतली बीज का पता नहीं लगा पाएंगे। ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो जीवित लोगों को उनकी अपनी चेतना के साथ कठपुतलियों में बदलने में सक्षम है, जो अभी भी साधना जारी रख सकते हैं। प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक का विवरण पढ़कर गुहे बेहद उत्साहित थे। ऐसी शक्तिशाली गुप्त तकनीक के साथ वह संभावित रूप से विभिन्न प्रमुख शक्तियों में घुसपैठ कर सकता था और उनकी जानकारी के बिना उन्हें काफी कमजोर कर सकता था। हालांकि विवरण का अंतिम भाग स्पष्ट था। गुहे को यकीन नहीं था कि कठपुतली के बीज का पता लगाने के लिए दूसरे के आत्मा क्षेत्र को कितना मजबूत होना चाहिए। मेरे वर्तमान आत्मा क्षेत्र को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि क्या भगवान स्तर की आत्मा वाले लोग मेरे द्वारा लगाए गए कठपुतली के बीज का पता लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा नहीं सोचूंगा। जब तक मैं ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर पाऊंगा, तब तक मेरा आत्मा क्षेत्र संभवतः अभी की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हो जाएगा। आंतरिक रूप से आह भरते हुए गुहे की चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गई। मास्टर, ये स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक अद्भुत है। ये पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में शक्तिशाली कठपुतलियां बना सकती है। जब गुहे की चेतना सिस्टम स्पेस से बाहर निकली तो लियूलिंग को पहले से ही सारी विशाल जानकारी मिल चुकी थी और वह उत्साह से चिल्ला रहा था। स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक वास्तव में अद्भुत है। जब आप डूकिंग क्षेत्र में पहुंचते हैं और 7वें स्तर के कीमियागर बन जाते हैं, तो स्वर्गीय दानव कठपुतली आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। गुहे ने लियूलिंग के उत्साह को स्वीकार करते हुए शांति से कहा। लियूलिंग को अभी जो जानकारी मिली थी, उसमें उल्लेख किया गया था कि एक बार स्वर्गीय दानव कठपुतली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेने के बाद इसे 7वें स्तर या उच्चतर गोलियों को परिष्कृत करते समय उत्पन्न डैन थंडर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कठपुतली की शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। स्वर्गीय दानव कठपुतली की छवियां जो पहले लियूलिंग के दिमाग में आई थी, उसने उसे पहले ही मोहित कर लिया था। गुहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ मास्टर, मैं अपने कीमिया कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा।
लियूलिंग के बोलने के बाद गूहे ने अपना हाथ हल्के से उठाया, लियूलिंग को खड़े होने का संकेत दिया। जैसे ही लियूलिंग खड़ा हुआ, गूहे के हाथ में अचानक कमल के आकार की नीली लौ दिखाई दी। जैसे ही नीली कमल की लौ उभरी, छोटे से आंगन में तीव्र गर्मी भर गई। अगर गूहे ने आंगन पर मुहर नहीं लगाई होती तो पूरा शहर ऐसा महसूस कर सकता था जैसे वे किसी भट्टी में हों। मास्टर, यह क्या है? गूहे के हाथ में धधकती लौ को देखते हुए लियूलिंग ने उत्सुकता से पूछा। जियोजिन की आंखें भी जिज्ञासा से भरी हुई थीं। वह छोटी सी लौ में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम है, जिसे स्वर्गीय लिप्टों की सूची में 19वें स्थान पर रखा गया है। ये रेगिस्तान के केंद्र की गहराई से निकलती है। आज मैं इसे आपके प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पुरस्कार के रूप में आपको दे रहा हूँ। गूहे ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को लियूलिंग की ओर लाया। तीव्र गर्मी के कारण लियूलिंग के माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। गुरुजी, आप अपने शिष्य के प्रति बहुत दयालु हैं। लियूलिंग ने मुश्किल से निगला। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई क्योंकि उसने देखा कि गूहे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इतना कीमती उपहार दे रहा है। लियूलिंग की भावनात्मक स्थिति को देखकर गूहे उसे और अधिक सख्ती से डांटने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह से रोने वाला आदमी अनुचित है। यहाँ तक कि जब जियान ए ने अपनी स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त की तब भी उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। गूहे की फटकार सुनकर लियूलिंग का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। खुद की तुलना जियान से करते हुए उसने महसूस किया कि वह बहुत पीछे रह गया था, जिससे उसे वरिष्ठ शिष्य के रूप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। विषय बदलने की कोशिश करते हुए लियूलिंग ने पूछा, गुरुजी, जूनियर बहन जियान ए को किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला मिली? गूहे ने सीधे जवाब दिया, आपकी छोटी बहन को नेदरवर्ल्ड जहर की ज्वाला मिली, जो स्वर्गीय ज्वाला सूची में 20वीं रैंक पर है। नेदरवर्ल्ड जहर की ज्वाला? ये सुनकर लियूलिंग पूरी तरह से चौंक गया। सिर्फ एक दिन में उसने 3 महान स्वर्गीय लिप्टों का सामना किया था और ज़ियाओ जियान की नेदरवर्ल्ड जहर की लौ के साथ ये 4 हो गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उसे अपनी खुद की स्वर्गीय लौ मिलने वाली थी। शांत रहो, शांत रहो, लियूलिंग ने खुद से कहा। अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश करते हुए उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथ को ग्रीन लोड स्कोर लौ की ओर बढ़ाया। रुको, गूहे ने जल्दी से लियूलिंग के हाथ को नीचे पटक दिया। उसे डांटा, तुम छोटे मूर्ख, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाथ भुना हुआ सुअर का मांस बन जाए? शर्मिंदा होकर लियूलिंग ने अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए और मुस्कुराया। मास्टर, मैं बहुत उत्साहित हो गया और इस चीज की तीव्र गर्मी के बारे में भूल गया। लियूलिंग, यह कोई साधारण जानवर की आग नहीं है, इसे हल्के में मत लो। यह अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 335, ग्रीन लोड सीक्रेट फ्लेम। लियूलिंग, ये चीज सामान्य जानवर की लिप्टों से तुलनीय नहीं है। आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इस ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को भस्म करने में सहायता करने के लिए एक और तकनीक सिखाऊंगा। लियूलिंग से गंभीरता से बात करते हुए गूहे ने एक विशेष रूप से बनाई गई जेड बोतल निकाली और उसके अंदर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सील कर दिया। पकड़ो। गूहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने सम्मानपूर्वक जेड की बोतल ली और फिर नीचे झुकना जारी रखा। जैसे ही लियूलिंग ने जेड की बोतल प्राप्त की, गूहे के दिमाग में एक संकेत आया। डेंग ने पाया कि मेजबान ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सबसे बड़े शिष्य को उपहार में दिया है। बधाई हो मेजबान, 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के लिए, ग्रीन लोड सीक्रेट फ्लेम प्राप्त करने के लिए। ग्रीन लोड सीक्रेट फ्लेम को सिस्टम स्पेस में जारी किया गया है। कृपया इसे जांचें मेजबान। ग्रीन लोड सीक्रेट फ्लेम। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे ने तुरंत इसकी जांच नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी हथेली लियूलिंग के सिर पर रख दी। सिस्टम, मेरे सबसे बड़े शिष्य लियूलिंग को दिव्य अग्नि तकनीक सिखाओ। जैसे ही गूहे का मौनादेश उसके दिमाग में गूंजा, उसकी हथेली से लियूलिंग के दिमाग में लाल रंग की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा पागलों की तरह उमड़ पड़ी। जैसे ही यह ऊर्जा लियूलिंग के दिमाग में प्रवेश करती है, उसे सहज रूप से हल्का सूजन वाला दर्द महसूस होता है। हालांकि दर्द के बाद उसे अपने दिल में अपार खुशी महसूस होती है। दिव्य अग्नि तकनीक, स्वर्ग ग्रेड उन्नत तकनीक। प्राप्त जानकारी से लियूलिंग को जल्दी ही इस तकनीक की गुणवत्ता का एहसास हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इस विशाल मात्रा में जानकारी को अवशोषित करने के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद गूहे ने दिव्य अग्नि तकनीक की सभी सामग्री और अंतर्दृष्टि को लियूलिंग को प्रेषित करना समाप्त कर दिया। दिव्य अग्नि तकनीक विभिन्न अग्नि को भस्म करने और लूटने के लिए एक शक्तिशाली विधि है। इस तकनीक के साथ लियूलिंग द्वारा ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को भस्म करने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा जब वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को अपनी जीवन ज्वाला में परिष्कृत करता है, तो वह इसके भीतर शरीर की तर्के के अध्याय का भी अभ्यास कर सकता है। तब तक उसकी शारीरिक और आत्मा दोनों शक्ति उसकी जीवन ज्वाला के तर्के के तहत बढ़ जाएगी, जिससे वह स्वाभाविक रूप से अधिक साधना को स्वीकार करने में सक्षम होगा। जैसे ही लियूलिंग ने अपने मन में सामग्री को पूरी तरह से अवशोषित और पचा लिया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जिस तरह से उसने गूहे को देखा, वह ऐसा था जैसे वह किसी देवता को देख रहा हो, जो कृतज्ञता और अंतहीन श्रद्धा से भरा हो। स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीक लियूलिंग के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। ऐसी तकनीक पहले से ही इस महाद्वीप के शिखर पर खड़ी हो सकती है। धन्यवाद गुरु। इस बार लियूलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने खुद को नियंत्रित किया, अब पहले की तरह अनावश्यक शब्द नहीं बोले। लियूलिंग, याद रखना कि इस तकनीक को बाहरी लोगों को मत बताना, अन्यथा ये तुम्हारे और मेरे लिए बहुत बड़ी आपदा ला सकता है, जब तक कि एक दिन तुम महाद्वीप के शिखर पर खड़े न हो जाओ। गूहे ने चेतावनी दी। शिष्य समझ गया। लियूलिंग ने अत्यंत सम्मान के साथ उत्तर दिया। ज़ियाओजिन, यहाँ आओ। लियूलिंग को कुछ पुरस्कार देने के बाद गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ज़ियाओजिन को बुलाया। गुरु। गूहे के शब्दों को सुनकर ज़ियाओजिन आज्ञाकारी रूप से उसके पास चला गया। उसकी काली आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। तुमने इस दौरान लियूलिंग की रक्षा करने में कड़ी मेहनत की है। ये तुम्हारे गुरु की ओर से एक पुरस्कार है।
जैसे ही गूहे ने बात की, अचानक उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की लंबाई ज़ियाओजिन से थोड़ी लंबी थी और इसके ब्लेड पर कुछ भयंकर पैटर्न भरे हुए थे जो कुछ हद तक खुरदरे दिखाई दे रहे थे। हालांकि ज़ियाओजिन को लगा कि इसे एक बेहद भयानक शक्ति निकल रही है। ज़ियाओजिन, ये 9वीं श्रेणी का दानव कोर हथियार है, फ्लेम डेमन स्वॉर्ड। इसमें 9वीं श्रेणी के अग्नि प्रकार के जादुई जानवर का दानव कोर है, साथ ही इसके जीवन जानवर की लॉ भी है। गूहे का परिचय सुनते ही ज़ियाओजिन की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, गुरु, क्या यह मेरे लिए है? हाँ, गूहे ने हल्के से सिर हिलाया, ज़ियाओजिन के सिर को थपथपाया। उसने धीरे से कहा, इस फ्लेम डेमन स्वॉर्ड में विशेष सीलिंग पैटर्न है। अंदर की जानवर की लॉ को बिना रिफाइन किए सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। गूहे के बोलने के बाद ज़ियाओजिन ने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाकर लंबी तलवार की मूठ पकड़ ली। हालांकि फ्लेम डेमन तलवार बहुत भारी थी, फिर भी 7वें दर्जे के जादुई जानवर ज़ियाओजिन के लिए इसे उठाना बहुत आसान था। हालांकि ज़ियाओजिन के छोटे कद के कारण इतनी लंबी तलवार पकड़ना थोड़ा असंगत लग रहा था। हाँ, फ्लेम डेमन तलवार को ऊपर उठाते हुए ज़ियाओजिन ने अपनी डूकी हुई को उसमें डालना शुरू किया। जैसे ही उसकी डूकी हुई तलवार में समा गई, वह ब्लेड पर बने अजीबोगरीब पैटर्न के साथ आगे बढ़ी। 2 ऊर्जाएं, एक सोने की और एक काली, प्रवाहित हुई और आपस में जुड़ गईं। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची तो ब्लेड पर एक भयानक शक्ति फैल गई। ज़ियाओजिन के हल्के से झटके से तलवार की नोक से कई मीटर लंबी एक काली और सोने की ऊर्जा किरण निकली जो आकाश में अदृश्य अवरोध से टकराए। बूम! इस ऊर्जा के प्रभाव में अस्थायी सील गूहे ने जो स्थापित किया था वह हिंसक रूप से कांप उठा, लगभग टूट गया। इसके साथ ही एक भयानक ऊर्जा तरंग थी जो पूरे प्रांगण में फैल गई। एक पल में आंगन में सब कुछ नष्ट हो गया। हालांकि जब ये हिंसक ऊर्जा तरंग गूहे और लियूलिंग तक पहुंची तो यह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये देखकर गूहे थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि सील को लापरवाही से लगाया गया था, लेकिन इसे डू पूर्वज शिखर से नीचे के किसी भी व्यक्ति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। ज़ियाओजिन के प्रहार ने इतना हिंसक कंपन पैदा किया जो दर्शाता है कि इसमें कम से कम 7 सितारा डू पूर्वज की हमले की ताकत थी। इसके अलावा यह विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा हमला था। अगर ज़ियाओजिन ने कुछ युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया तो शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। भाई लियू, मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रहार की शक्ति इतनी महान होगी और आपके आंगन को नष्ट कर देगी। अपने आसपास की गंदगी को देखकर ज़ियाओजिन ने जल्दी से फ्लेम डेमन तलवार को जमीन में गाड़ दिया और लियूलिंग को क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। हाँ, ये ठीक है। ज़ियाओजिन के हाव भाव देखकर लियूलिंग ने अपने गोल मटोल गाल पर चुटकी ली और बेपरवाही से कहा, मैं अब स्टोन डेजर्ट सिटी का बॉस हूँ। एक छोटे से आंगन की क्या कीमत है? मैं जल्द ही किसी से इसे ठीक करवा लूंगा। फिर लियूलिंग की नज़र फ्लेम डेमन तलवार पर गई। उसने अपने हाथों को रगड़ा, उसे आजमाने के लिए उत्सुक दिख रहा था। ज़ियाओजिन, मुझे ये फ्लेम डेमन तलवार आजमाने दो। जवाब का इंतजार किए बिना लियूलिंग ने तलवार की काली मूठ पकड़ ली। हालांकि ज़ियाओजिन के छोटे हाथों में जो तलवार हल्की लग रही थी वह लियूलिंग के लिए बहुत भारी थी। उसे इसे उठाने में भी संघर्ष करना पड़ा। उसे घुमाना तो दूर की बात है। भाई लियू, क्या हुआ? क्या तलवार अच्छी नहीं है? फ्लेम डेमन तलवार पकड़े हुए लियूलिंग को लाल होते देखकर ज़ियाओजिन ने बच्चों जैसी आवाज में उत्सुकता से पूछा। अध्याय 336, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का सोल हॉल हलचल मचाता है। जब लियूलिंग तलवार का परीक्षण कर रहा था, गूहे ने अपना मन पूरी तरह से सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। सिस्टम स्पेस में गहरे काले रंग के एबिसल डेमन फ्लेम के बगल में एक विशाल कमल के आकार की समान रूप से विशाल लौ दिखाई दी जो हरे रंग की चमक बिखेर रही थी। इन 2 लपटों के मौजूद होने से सिस्टम स्पेस में तापमान बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गया था। अगर सिस्टम के दमन के लिए नहीं तो दोनों लपटें अपने कुछ हद तक विरोधी गुणों के साथ बहुत पहले ही टकरा गई होती। हरे रंग के कमल के आकार की लौ पर अपनी नजर टिकाते हुए गूहे ने कमल के आधार पर एक लड़की की एक धुंधली पतली आकृति देखी। इसके बाद गूहे के दिमाग में सूचनाओं की एक पंक्ति दिखाई दी। ग्रीन लॉर्ड सेक्रेड फ्लेम, ग्रेट 1000 वर्ल्ड के कोर के भीतर दसियों हजार सालों में बनी एक पवित्र ज्वाला जिसमें एक भयानक तापमान होता है जो सब कुछ भस्म करने में सक्षम होता है। ग्रीन लॉर्ड सेक्रेड फ्लेम के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद गूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इन ग्रीन लॉर्ड सेक्रेड फ्लेम और एबिसल डेमन फ्लेम को भस्म करने और परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम डूसेंट स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। दोनों ज्वालाएं पहले ही एक स्रोत रूप ले चुकी थी और उनमें मध्य स्तरीय डूसेंट की शक्तिशाली शक्ति थी। गूहे की वर्तमान साधना के साथ दिव्य अग्नि तकनीक और उसकी जीवन ज्वाला के साथ भी उन्हें परिष्कृत करना बहुत खतरनाक होगा। केवल डूसेंट क्षेत्र में आगे बढ़ने से ही वह इसका प्रयास करने की हिम्मत कर सकता था। जब गूहे ने अपना दिमाग सिस्टम स्पेस से हटा लिया तो उसने देखा कि लियूलिंग तलवार का परीक्षण करने से बहुत पसीना बहा रहा था। लियूलिंग, अपने आप को मजबूर मत करो। फ्लेम डेमन तलवार की सामग्री विशेष है जो इसे बहुत भारी बनाती है। इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए आपको कम से कम डूकिंग स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। गूहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग अजीब तरह से मुस्कुराया और फ्लेम डेमन तलवार को वापस ज़ियाओजिन को सौंप दिया। ये गोलियां आपको ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने में मदद करेगी। इसके अलावा 0 Z तावीज को सुरक्षित रखें। जैसे ही गूहे ने बात की उसने लियूलिंग को 2 सफेद Z की बोतलें और एक 0 Z तावीज दिया। 0 Z तावीज लेते हुए लियूलिंग को पता था कि गूहे जाने वाला था और वह अनिच्छुक महसूस कर रहा था। मास्टर, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने दम पर संप्रदाय में वापस उड़ जाऊंगा। लियूलिंग ने उत्साह से वादा किया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो गूहे के चारों ओर का स्थान अचानक मुड़ गया और वह उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। ... स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने के बाद गूहे 100 मील दूर एक टीले पर फिर से प्रकट हुआ। उसके सामने उसका क्लोन खड़ा था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं चला गया, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सोल हॉल शाखा का बुजुर्ग वापस भागा।
अपने सोल क्लोन से संदेश को महसूस करते हुए गूही ने भौहें सिकुड़ी। सोल हॉल के बुजुर्ग के पास एक शीर्ष 4 सितारा डू पूर्वज की ताकत थी, जबकि गूही का सोल क्लोन केवल 3 सितारा डू पूर्वज था। समय के साथ एल्डर को आत्मा क्लोन की ताकत का पता चल सकता है, इसलिए गूही ने अपने क्लोन को ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में भेजने की योजना बनाई, जबकि एल्डर वहां महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करने में व्यस्त था। प्राचीन बीज तकनीक का उपयोग करते हुए एक बार जब क्लोन एल्डर को हरा देता है तो वह उसकी आत्मा में एक कठपुतली बीज लगा सकता है जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित करता है। उस समय ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में सोल हॉल बल सभी गूही के आदेश के अधीन होंगे और वह सोल हॉल की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अपनी व्यवस्था करने के बाद क्लोन बिजली के बोर्ड में बदल गया और ब्लैक कॉर्न क्षेत्र की ओर बढ़ गया। इससे पहले अपने क्लोन के साथ एक नाटक रचने के बाद गूही आखिरकार रानी मेडुसा को अपने पाले में लाने में सफल हो गया। हालांकि चूंकि क्लोन गूही के असली रूप जैसी तकनीकें संचारित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्लोन को अस्थायी रूप से रानी मेडुसा को छोड़ने की व्यवस्था की। कैलिन को अब तक स्नैक पीपल ट्राइब के मंदिर के रास्ते पर होना चाहिए, गूही ने खुद से कहा। फिर कुछ याद आया और अपनी उंगली पर सफेद स्थानिक अंगूठी को हल्के से थपथपाया। तुरंत एक सफेद लिबादे में एक बूढ़े आदमी की आकृति धीरे धीरे अंगूठी से उभरी। एक बार जब बूढ़ा आदमी दिखाई दिया तो उसने जल्दी से अपने आसपास का नजारा देखा। यह महसूस करते हुए कि वह लाल रंग की मैग्मा दुनिया के बजाय रेगिस्तान में था, उसके बूढ़े चेहरे पर तीव्र उत्साह दिखा। हाँ, मैं याओ त्यानहू, आखिरकार फिर से दिन का उजाला देख पाया हूँ। बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा। त्यानहू आदरणीय, इतने लंबे समय तक उस अंगूठी में रहना मुश्किल रहा होगा। बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया देखकर गूही ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। गूही की चिढ़ाने वाली बात सुनकर त्यानहू वेनेरेबल ने गूही पर अपनी नजरें गड़ा दी और हंसते हुए कहा, आदरणीय गू, आप बहुत दयालु हैं। मैंने सैकड़ों सालों तक उस मैग्मा में दम तोड़ा है, रिंग में कुछ महीने तो कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद त्यानहू वेनेरेबल को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई और उसने संदेह से पूछा, आदरणीय गू, क्या आप उस मैग्मा की तह तक गए थे? हाँ, गए थे। त्यानहू वेनेरेबल का सवाल सुनकर गूही ने बिना कुछ छिपाए थोड़ा सिर हिलाया। गूही की पुष्टि पाकर त्यानहू वेनेरेबल को बहुत उलझन महसूस हुई। जब वे दोनों एक साथ मैग्मा की तह तक गए तो त्यानहू वेनेरेबल ने अपनी आंखों से 2 बूढ़े फ्लेम लिजिड पुरुषों को देखा जो पूरी तरह से सफेद थे। उसने अनुमान लगाया था कि उन दोनों की ताकत उसके शिखर से कई गुना ज्यादा थी। उस जगह की रखवाली करने वाले भयानक प्राणियों को देखते हुए त्यानहू वेनेरेबल को बस इसके बारे में सोचकर ही ठंड लग गई। फिर भी गूही बिना किसी चोट के बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि त्यानहू आदरणीय को झटका लगा, लेकिन उन्होंने समझदारी से आगे कोई सवाल नहीं पूछा। आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। त्यानहू आदरणीय की प्रतिक्रिया को देखते हुए गूही ने मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया। आपने मुझे जो आत्मा पुनर्स्थापित करने वाले अमृत दिए हैं उसके लिए धन्यवाद आदरणीय गू। त्यानहू आदरणीय ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, गूही को कुछ प्रत्याशा के साथ देखते हुए। हे त्यानहू आदरणीय, कुछ समय में मैं आपके लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढ लूंगा और फिर हम ये पता लगा लेंगे कि आपको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। त्यानहू आदरणीय के चेहरे पर भाव देखकर गूही ने हंसी उड़ाई। आदरणीय गू, यदि आप अपना वादा निभाते हैं तो मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह महसूस करते हुए कि गूही अपना वादा नहीं भूले हैं, त्यानहू आदरणीय और भी अधिक आभारी महसूस कर रहे थे। अभी के लिए रिंग में रहो और मेरे पीछे आओ। बस इतना जान लो कि मैं कभी कभी रिंग का बाहरी दुनिया से कनेक्शन पहले की तरह ब्लॉक कर सकता हूँ। ये कहने के बाद गूही का रूप अचानक बदल गया, क्लोन के रूप में बदल गया, यहाँ तक कि उसकी आभा भी थोड़ी बदल गई। गूही के शब्दों को सुनकर और उसमें आए बदलावों को देखकर त्यानहू वेनेरेबल आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन बिना पूछे उसने केवल सिर हिलाया। चलो चलते हैं, ये टैगोर रेगिस्तान है और हमें पहले केंद्रीय क्षेत्र में जाना होगा। अध्याय 337, किले का युद्ध। एक शक्तिशाली योद्धा का अचानक आगमन। टैगोर रेगिस्तान की सीमा और दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित एक शानदार किले के बाहर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। इस जटिल इलाके में जियामा साम्राज्य के अनगिनत सैनिक और सर्प पुरुष योद्धा जीवन मृत्यु के संघर्ष में लगे हुए हैं। हालांकि इस युद्ध के परिणाम की असली कुंजी 9 चमकदार आकृतियों के बीच आसमान में हो रही लड़ाई में निहित है। इस युद्ध में जियामा साम्राज्य का सर्वोच्च रैंक वाला जनरल नालन जी है, जो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुआ है। 4 अन्य मानव योद्धाओं में से 3 जियामा साम्राज्य के पूर्व शीर्ष 10 शक्तिशाली हैं, जबकि अंत में एक युद्ध के मैदान में एक रहस्यमय नवागंतुक है। भाई यान जियो, इस बार आपकी मदद पाकर हम वाकई भाग्यशाली हैं। आसमान में सर्प पुरुष नेता से अलग होने के बाद बुजुर्ग नालन जी ने एक युवा व्यक्ति की कुछ पतली आकृति को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। मार्शल नालन, आप बहुत दयालु हैं। अगर सैनिकों ने मुझे सर्प के जहर का मुकाबला करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं कराई होती तो शायद मैं आज यहाँ बोल भी नहीं पाता। ये पतला युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था, जिसका पहले 3 सर्प पुरुष नेताओं मोबास, नानशे और एक अन्य ने पीछा किया था। उन्हें चकमा देने के बाद जियाओयान मोबास द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः इस किले में पहुंच गया। ये किला सर्प पुरुष जनजाति के खिलाफ लगातार पहरेदारी करते हुए वर्षों से जड़ी बूटियों और सर्प के जहर के लिए मारक का एक महत्वपूर्ण भंडार जमा कर चुका था। जियाओयान ने मोबास के सर्प के जहर के लिए मारक को परिष्कृत करने के लिए इन जड़ी बूटियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इस वजह से जियाओयान पर बहुत बड़ा एहसान था। जब अन्य 4 सर्प पुरुष नेताओं ने किले पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया तो जियाओयान भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गया। मूल रूप से 4 सर्प पुरुष नेता अपने संयुक्त युद्ध गठन पर भरोसा करते हुए जियामा साम्राज्य के 4 डू राजाओं पर हावी हो रहे थे। हालांकि जियाओयान के अचानक युद्ध में प्रवेश करने से स्थिति तुरंत स्थिर हो गई। दोनों पक्षों ने स्पष्ट विजेता के बिना 7 या 8 बार लड़ाई लड़ी। इस बार पहले की तरह जियामा साम्राज्य के 5 डू राजाओं ने 4 सर्प पुरुष नेताओं के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ी।
एक कठोर धमकी को पीछे छोड़ने के बाद सर्प पुरुष जनजाति ने अनिच्छा से अस्थायी रूप से पीछे हटने का फैसला किया। सर्प पुरुषों को पीछे हटते देख एक हटे कट्टे आदमी ने नालान जी से जोर से पूछा, नालान जी, ये युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, शाही परिवार ने अभी तक सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं भेजा है? वास्तव में हालांकि हम अभी भी टिके रह सकते हैं, सर्प पुरुष जनजाति के पास अभी भी रानी मेडुसा है, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर रानी मेडुसा युद्ध में शामिल होती है तो मुझे डर है कि हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। एक दुबले पतले बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। शेर राजा फैंगली, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरजिया जानबूझकर हमें सहायता नहीं भेज रहे हैं? नालन जी ने सीधे पूछा, उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझते हुए। ये सही है बूढ़े नालन, अब आप साम्राज्य के लिए इस युद्ध के मैदान पर सर्वोच्च अधिकारी हैं। आपको यहाँ की स्थिति अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर रानी मेडुसा अचानक हमला करती है तो यह एकतरफा नरसंहार होगा। यानशे, गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति ने चिढ़कर जवाब दिया। मैंने राजकुमारी याओ ये से कई बार संपर्क किया है, लेकिन उसने कहा कि अन्य पड़ोसी साम्राज्य भी अशांति के संकेत दे रहे हैं, इसलिए अरजिया वर्तमान में हमारी सहायता करने में बहुत व्यस्त हैं। नालन जी ने असहाय होकर आह भरी। अगर शाही परिवार हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है तो हम साथ नहीं खेलेंगे। नालन जी की प्रतिक्रिया सुनकर ज़ियाओयान को छोड़कर तीनों पुरुष पीछे हटने के लिए तैयार थे। कृपया शांत हो जाओ, साम्राज्य हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी याओ ये पहले ही यूनलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यून से मदद मांगने जा चुकी है। अगर संप्रदाय गुरु यून आ सकते हैं तो खुद रानी मेडुसा भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। उनके रवैये को देखकर नालन जी ने जल्दी से समझाया। संप्रदाय गुरु यून। नालन जी की व्याख्या सुनकर यानशे, फैंगली और अन्य लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि ज़ियाओयान, जो एक मुखौटा पहने हुए था, उनकी बातचीत को सुनते हुए चुप रहा। उसके विचार लगातार जटिल होते जा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि टैगोर रेगिस्तान के किनारे पर वह बेवजह नालन यानरान के दादा नालन जी के साथ सहयोगी बन जाएगा, और जल्द ही वह नालन यानरान के शिक्षक यूनलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से भी मिल सकता है। भाई यान जियो, एक बार यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी याओये को आपकी उपलब्धियों की रिपोर्ट करूंगा। साम्राज्य ने उन लोगों को पुरस्कृत करने में कभी कंजूसी नहीं की है जिन्होंने सराहनीय सेवा की है। ये देखते हुए कि जियोयान चुप रहा, नालन जी उसके पास गए और उसे आश्वस्त करने के लिए बात की। नालन जी ने वास्तव में जियोयान की प्रशंसा की। न केवल वह इतनी कम उम्र में तीसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था, बल्कि उसके पास एक दू राजा की ताकत भी थी। नालन जी का मानना था कि जियोयान की भविष्य की उपलब्धियां एक दू सम्राट से कम नहीं हो सकती है, इसलिए वह उसके प्रति अपने भाषण में बहुत विनम्र था। इस रवैये के कारण जियोयान ने नालन परिवार के बारे में अपनी धारणा को थोड़ा बदल दिया। हालांकि नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने का मामला हमेशा से ही ज़ियाओयान के दिल में चुभता रहा था। नालन यानरान के बड़े होने के नाते नालान जी को इस बात की जानकारी नहीं हो सकती थी, इसलिए ज़ियाओयान इस मामले पर नालान जी की राय जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मार्शल नालान, मैंने सुना है कि आपकी पोती नालान यानरान की सगाई पहले वुटैन शहर में ज़ियाओ परिवार से हुई थी, है न? ज़ियाओयान ने शांति से पूछा। ज़ियाओयान के अचानक इस मामले को उठाने की बात सुनकर नालन जी के बुजुर्ग चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने आह भरी, ये सब मेरी गलती है नालन जी, मैंने भाई ज़ियाओलिन को निराश किया। यानरान ने हमसे सलाह किए बिना ही सगाई तोड़ दी। हालांकि नालन जी ने नालन यानरान की सगाई तोड़ने के फैसले पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसके शब्दों में अपराधबोध और पछतावे का भाव था, जिससे ज़ियाओयान के लिए उसके प्रति नाराजगी रखना मुश्किल हो गया। जैसे ही ज़ियाओयान अपने जटिल विचारों में खोया हुआ था, पीछे हटते हुए सर्प पुरुष सेना से अचानक एक भयानक शक्तिशाली आभा निकली। इस आभा को महसूस करते हुए नालन जी, यानशे, फैंगली और अन्य दू राजा, जो अभी अभी आराम कर रहे थे, तुरंत तनाव में आ गए और हाय अलग पर चले गए। उनकी चौकस निगाहों के नीचे एक महिला धीरे धीरे हवा में चलती हुई और अंततः सर्प पुरुष सेना के ऊपर रुक गई। ये है, जब उन्होंने देखा कि महिला के पैर इंसानों के पैरों से अलग नहीं थे, तो जयामा साम्राज्य के 4 प्रसिद्ध दू राजा आश्चर्यचकित रह गए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सर्प पुरुष जनजाति के सदस्य के लिए अपनी पूंछ को उतारकर मानव रूप धारण करने का क्या मतलब होता है। क्या ये सर्प पुरुष जनजाति की प्रसिद्ध रानी मेडुसा हो सकती है? किसने सोचा होगा कि रानी मेडुसा पहले ही डूजोंग क्षेत्र में पहुंच चुकी है। जैसे ही उन्होंने बात की, चारों दू राजा, जिनमें ज़ियाओयान भी शामिल था, जो भौहें सिकोड़ रहा था, अनजाने में किले की ओर पीछे हटने लगा। अध्याय 338 यूनियन प्रकट होता है। एक शब्द से सर्प लोगों की सेना को पीछे हटाता है। जब वे पांचों एक साथ पीछे हटे तो किले के पीछे आसमान से एक चमकदार सियान प्रकाश अचानक तेजी से आया। इस प्रकाश को देखकर नालन जी और अन्य लोग हैरान हो गए। जैसे जैसे सियान प्रकाश करीब आया, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक महिला थी जिसकी पीठ पर सियान पंखों की एक जोड़ी थी। जब नालन जी और अन्य तीनों ने सियान प्रकाश के भीतर आकृति को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। तो यह संप्रदाय नेता यून है। जब नालन जी बोल रहे थे तो उनकी नजर दूर से सर्प लोगों की सेना के ऊपर मंडराती महिला पर टिकी हुई थी। उनके दिल में डर और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला अब किले की ओर देख रही थी। जल्द ही किले के पीछे से उड़कर आई सियान वस्त्रधारी महिला नालन जी और अन्य लोगों के सामने आ गई। ये सियान रंग की पोशाक पहने महिला, जिसका शांत और तेजस्वी चेहरा आकाश में दूर से चल रही महिला को देखते हुए थोड़ा झुर्रीदार था, कोई और नहीं बल्कि यून थी, यूनलैंड संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख यून। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी किले में पहुंच जाएंगे। हालांकि नालन जी यून से बहुत बड़ी थी, लेकिन जब वह उससे बात कर रहा था तो उसके लहजे में सम्मान की झलक दिख रही थी। अन्य लोगों ने भी यून का बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। राजकुमारी याओ ये ने कई बार हमारी मदद का अनुरोध किया। जयामा साम्राज्य के प्रमुख संप्रदाय के रूप में यूनलैंड संप्रदाय विदेशी ताकतों के आक्रमण को चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था।
यून के लाल होंठ थोड़े से खुले, उसका लहजा शांत था क्योंकि उसने नालन जी को जवाब दिया था। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी नजर आकाश में दूर से दिख रही महिला से मिली और उसके दिल में आश्चर्य की एक झलक उभरी। संप्रदाय नेता यून, इस बार हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा किसी तरह से पूर्वज स्तर तक पहुंच गई है। नालन जी ने कहा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनके दिमाग में सांप लोगों की जनजाति में ऐसी शक्ति रखने वाली एकमात्र व्यक्ति रानी मेडुसा थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि सांप लोगों की अचानक प्रकट होने वाली बड़ी वास्तव में रानी मेडुसा थी। पूर्वज स्तर पर रानी मेडुसा महिला की ताकत और पहचान की पुष्टि करने पर यून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाल ही में गुहे और अन्य खजानों द्वारा छोड़े गए 7 रंगीन पवित्र कमल की बदौलत यून की साधना तेजी से आगे बढ़ी थी और वह एक 5 सितारा सम्राट के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि साधना के इस स्तर के साथ भी वह एक पूर्वज विशेषज्ञ का सामना करने में अभी भी कुछ कमी महसूस कर रही थी। अब उसकी एकमात्र उम्मीद गुहे द्वारा दिए गए आइस आर्मर के सेट में थी, जिसमें कई 8वें स्तर के आइस टाइप मैजिक कोर लगे हुए थे। आइस आर्मर की बाधा के साथ एक पूर्वज विशेषज्ञ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सोचते हुए यून की अभिव्यक्ति शांत हो गई क्योंकि वह धीरे धीरे आगे की ओर हो रही थी। उसके मुंह से एक तीखी और ठंडी आवाज निकली, क्या सांप लोगों ने इस युद्ध को लापरवाही से शुरू किया क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जियामा साम्राज्य आसानी से जीत सकता है? धमकाने वाला क्या संप्रदाय नेता यून वास्तव में रानी मेडुसा को भड़काने की हिम्मत करता है? यून की हरकतों को देखकर बाकी लोग चिंता में डूब गए। ज़ियाओयान कोई अपवाद नहीं था। ये जानने पर कि रानी मेडुसा एक पूर्वज विशेषज्ञ थी, उसने पहले ही इस किले से पीछे हटने और गोलीबारी में फंसने से बचने का फैसला कर लिया था। अपनी अंगूठी में याओलाओ ने भी उत्सुकता से उससे आग्रह किया, छोटे यान, हालांकि रानी मेडुसा की आभा स्टोन डेजर्ट सिटी में आकार बदलने वाले जादुई जानवर की तरह शक्तिशाली नहीं है। मेरी वर्तमान आत्मा की स्थिति के साथ अगर मुझे इस स्तर के किसी अन्य विशेषज्ञ से लड़ना पड़ा तो मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा। इस युद्ध से तुम्हें पहले ही काफी अनुभव मिल चुका है, इसलिए यून के अग्रिम मोर्चे पर होने का फायदा उठाओ और इस खतरनाक जगह को छोड़ दो। गुरुजी, अगर हम यहाँ से चले जाएं, तो हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? याओलाओ की बातें सुनकर ज़ियाओयान ने असमंजस में पूछा। चलो जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी की ओर चलते हैं। नालन यानरान के साथ तुम्हारा 3 साल का समझौता खत्म होने वाला है और तुम्हें अंततः राजधानी जाना ही होगा। इसके अलावा राजधानी में कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे मेरी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याओलाओ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम शाही राजधानी की ओर बढ़ें, मुझे पहले अपने सबसे बड़े और दूसरे भाइयों से मिलना होगा। ज़ियाओयान, जो इस बार रेगिस्तान में गहराई तक गया था, उसने शुरू करने से पहले ही सांप लोगों की सेना का सामना किया। वह चिंतित था कि ज़ियाओडेंग और ज़ियाओली स्थिति के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, इसलिए उसने उनसे मिलने का फैसला किया ताकि उन्हें पता चल सके कि वह सुरक्षित है। अपना फैसला करने के बाद ज़ियाओयान ने किसी को बताए बिना जाने का फैसला किया। जबकि अन्य लोग रानी मेडुसा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वह चुपचाप किले से दूर चला गया। हालांकि ज़ियाओयान का बिना किसी सूचना के चले जाना दूसरों की नजरों से ओझल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ज़ियाओयान सिर्फ 20 साल का था और उसने पहले ही ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली थी। उसके भविष्य की संभावनाएं निस्संदेह असीम थी और अगर वह इस सीमावर्ती किले में गिर जाता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। इस समय यून पहले ही सांप लोगों के ग्रैंड एल्डर के 100 मीटर के भीतर उड़ चुका था। नीचे अनगिनत सांप लोगों के सैनिक, साथ ही आसमान में उड़ रहे 4 सांप लोगों के नेता यून के उत्तेजक व्यवहार पर क्रोधित थे। वे ग्रैंड एल्डर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उनके दिमाग में ये केवल समय की बात थी कि यून को आसानी से पकड़ लिया जाएगा। शुरू में सांप लोगों के ग्रैंड एल्डर यून को उसके लगभग उत्तेजक व्यवहार के लिए सबक सिखाना चाहते थे। हालांकि जब उसने अपने दिमाग में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के बारे में सोचा तो उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हम एक बार महारानी पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगी तो कोई भी हमारे सांप लोगों के कबीले के उत्थान को रोक नहीं पाएगा। अपने दिल में ठंडी सांस लेते हुए सांप लोगों की ग्रैंड एल्डर ने यून को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पलटकर देखा। अगले ही पल उसने सीधे 4 सांप लोगों के नेताओं को आदेश दिया, महारानी के आदेश से सभी आदिवासी तुरंत हमारे क्षेत्र में वापस चले जाएं। क्या हम पीछे क्यों हट रहे हैं? इतने बड़े अवसर के साथ इस किले पर कब्जा क्यों न किया जाए जो सालों से यहाँ गड़ा हुआ है? 4 सांप लोगों के नेता यिनशे, यानसी, हेडू और हुआशेवान सभी ग्रैंड एल्डर के आदेश से दंग रह गए। कुछ ही दूर पर यूं भी आदेश सुनकर चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने पूर्वज स्तर की विशेषज्ञ रानी मेडुसा नहीं थी। रानी मेडुसा ने अचानक पीछे हटने का आदेश क्यों दिया? यून की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी चौकस निगाहों के सामने 4 सांप लोगों के नेता, हालांकि अनिच्छुक थे, ग्रैंड एल्डर के निर्देशों के अनुसार सेना को रेगिस्तान की गहराई में वापस ले गए। युवा महिला, हम फिर मिलेंगे। सेना के रवाना होने के बाद सांप लोगों के ग्रैंड एल्डर ने अचानक यून से ठंडे स्वर में बात की और फिर एक रोशनी की किरण में बदल गए और क्षेत्र छोड़ दिया। सांप लोग पीछे हट गए हैं। संप्रदाय के नेता यून ने वास्तव में क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शब्द ने सांप लोगों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? अध्याय 339, रानी मेडुसा को सत्ता सौंपना। साधना की अपार वापसी। सांप लोग पीछे हट गए हैं। संप्रदाय नेता यून ने वास्तव में क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शब्द ने सांप लोग सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? यून को आगे बढ़ते देख रानी मेडुसा ने न केवल हमला करने से परहेज किया बल्कि अपनी सेना को पीछे हटने के लिए भी प्रेरित किया। इससे नालन जी, फैंगली और शेर राजा बेहद उत्सुक हो गए। जब वे चारों देख रहे थे, रानी मेडुसा और सांप लोग सेना धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। वे जल्दी से उस जगह चले गए जहां यून खड़ी थी। संप्रदाय नेता यून, आपने रानी मेडुसा से ऐसा क्या कहा जिससे वह इतनी आसानी से पीछे हट गई?
नालन जी ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। वह महिला रानी मेडुसा नहीं थी। यूनियन ने उत्तर दिया। उसने पहले जो कुछ सुना था उसे साझा किया। एक भूपूर्वज स्तर की विशेषज्ञ जो रानी मेडुसा नहीं है। जिस तरह से उसने कहा, महारानी के आदेश से ये स्पष्ट है कि सांप लोगों की जनजाति के भीतर उसकी स्थिति रानी मेडुसा से कम है। यह प्रत्यक्ष रूप से इंगित करता है कि रानी मेडुसा उस रानी से भी अधिक शक्तिशाली है जिसे हमने अभी देखा है। यूनियन की कहानी सुनकर नालन जी, फेंगी और लाल किंग ने कुछ डर के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। ये जानकारी तुरंत राजकुमारी याओ ये को दी जानी चाहिए और हमें सांप लोगों की गतिविधियों की जल्दी से जांच करनी चाहिए। किले में लौटने पर चिंता से भरी नालन जी ने युवा अधिकारियों को आदेश जारी करना शुरू कर दिया। भी एक अप्रत्याशित खबर आई। मार्शल, ऐसा लगता है कि स्टोन डेजर्ट सिटी में एक अज्ञात विशेषज्ञ ने रानी मेडुसा और अनगिनत स्नेक पीपल सैनिकों को रोक दिया है। एक युवा सैनिक हाँफते हुए शहर की दीवार पर भागा। नालन जी और अन्य लोग इस खबर से लगभग अचंभित थे। यहाँ तक कि शहर की दीवार पर खड़ी यूनियन भी थोड़ी हैरान थी। स्टोन डेजर्ट सिटी बस एक छोटी सी जगह है। क्या हमने वहाँ केवल 2 ग्रैंडमास्टर स्तर के कमांडर को ही तैनात नहीं किया था? इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? नालन जी ने आश्चर्यचकित होकर गहरी सांस ली। मार्शल को रिपोर्ट करते हुए, उस विशेषज्ञ के बारे में अफवाह है कि उसे स्टोन डेजर्ट सिटी के सबसे बड़े भाड़े के समूह एल्डर ब्रदर भाड़े के समूह के नेता द्वारा आमंत्रित किया गया है। युवा सैनिक ने जोड़ा, एल्डर ब्रदर भाड़े के समूह का नेता? ये व्यक्ति कौन है? भाड़े के समूह का उल्लेख सुनकर नालन जी और अन्य लोगों ने जल्दी से आगे पूछताछ की। इस समय किले में तैनात मध्यम आयु वर्ग के कमांडर ने अचानक कहा, बूढ़े मार्शल नालन, एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के नेता के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि उसका उपनाम लियो है, लेकिन उसका असली नाम अज्ञात है। अनुमान है कि वह 19 वर्ष से कम उम्र का है और उसका साधना स्तर 5 स्टार 2 ग्रैंड मास्टर के आसपास है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वह टियर 3 अल्केमिस्ट भी है। स्टोन डेजर्ट सिटी में आने के 1 साल से भी कम समय में उसने अपने भाड़े के समूह को शहर के शीर्ष भाड़े के समूह में विकसित किया। इसके अलावा वही थे जिन्होंने हमें स्नैक पीपल्स की गतिविधियों के बारे में शुरुआती खुफिया जानकारी दी। क्या इस युवक में इतनी प्रतिभा है? किले में तैनात कमांडर से एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के लिए उपनाम वाले नेता के बारे में विस्तृत परिचय सुनकर समूह मन ही मन चकित हो गया। कुछ समय पहले ही उन्होंने यान जियाओ जैसे युवा शक्ति की ताकत देखी थी और अब उन्हें समान रूप से असाधारण प्रतिभा वाले एक और युवा की खोज हुई थी जिससे वे थोड़ा भावुक हो गए। ऐसा लगता है कि जियामा साम्राज्य के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। हम बूढ़े लोगों को एक तरफ हटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वास्तव में भविष्य इन युवा लोगों का है। ये देखते हुए लियू उपनाम वाले उस युवा के पास एक अद्वितीय गुरु होना चाहिए। उसके साथ स्टोन डेजर्ट सिटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अन्य लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, यूनियन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उपनाम लियू, टियर 3 कीमियागर, एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास प्रशिक्षु 1 वर्ष से भी कम समय। विभिन्न सुरागों को एक साथ जोड़ते हुए यूनियन को जल्दी ही संदेह हो गया कि स्टोन डेजर्ट सिटी में युवा लियू लिंग था, जो गुही द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया एक शिष्य था। हर कोई सांप लोगों की सेना की वापसी वास्तविक हो सकती है या सिर्फ एक चाल। मैं आगे की जांच करने का इरादा रखता हूँ। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यूनियन ने सीधे नालन जी और अन्य लोगों को अलविदा कहा। यूनियन के शब्दों को सुनकर नालन जी और उनके साथी पूरी तरह से सहमत हो गए। सांप लोगों की गतिविधियों को जानने में मदद करने के लिए एक दुसम्राट विशेषज्ञ होना कुछ ऐसा था जिसकी वे और अधिक मांग नहीं कर सकते थे। बेशक यूनियन का बयान केवल सांप लोगों की गतिविधियों की जांच करने के बारे में नहीं था। उसका असली उद्देश्य स्टोन डेजर्ट सिटी जाना और उस लियू उपनाम वाले नेता के पीछे की शक्तिशाली शख्सियत से मिलना था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह शक्तिशाली शख्स कोई और नहीं बल्कि गुहे था, जिसने कुछ समय पहले यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ दिया था। पति, मुझे आशा है कि आप अभी भी वहाँ हैं। अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते हुए यूनियन की सियान पंख अचानक उसके पीछे फैल गए क्योंकि वह तेजी से शहर की दीवार से दूर दूर के आसमान की ओर उड़ रही थी। ... इस बीच टैगोर रेगिस्तान के भीतर रानी मेडुसा बहुत पहले ही मुख्य बल को छोड़कर अकेले ही स्नेक पीपल्स के मंदिर में लौट आई थी। रानी मेडुसा की वापसी के बारे में जानने पर मंदिर की रखवाली कर रहे मेडुसा रॉयल गार्ड के कप्तान हुआ शेख ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हालांकि रानी मेडुसा ने अपनी वापसी पर पहला आदेश सभी मेडुसा रॉयल गार्ड को मंदिर छोड़ने के लिए कहा। उसने ये भी निर्देश दिया कि चाहे मंदिर में कोई भी आवाज या हलचल क्यों न हो, उसकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि हुआ शेख रानी मेडुसा के आदेश से हैरान थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन किया। कुछ ही क्षणों बाद सर्प लोगों के विशाल मंदिर में केवल रानी मेडुसा ही रह गई। रानी मेडुसा ने कुछ नहीं किया, बस आलीशान सिंहासन पर चुपचाप बैठी रही। पूरा मंदिर एक गहन मौन में लिपटा हुआ था। 7 या 8 घंटे की इस चुप्पी के बाद मंदिर के बीच का स्थान अचानक हिंसक रूप से मुड़ने लगा। इस घटना को देखते हुए रानी मेडुसा का आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा खुशी से चमक उठा और वह तुरंत एक गंभीर भाव के साथ खड़ी हो गई। शिष्य कई लिंग गुरु का स्वागत करते हैं। जैसे ही रानी मेडुसा ने सिर झुकाया, नीले रंग के लिबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, एक परिष्कृत और विद्वान दिखने वाला, धीरे धीरे विकृत स्थान से बाहर निकला, जो बीच हवा में मिदरा रहा था। कैलिन, गुरु और शिष्य के बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी मेडुसा की मुद्रा को देखकर बूही ने अपना हाथ हिलाया, एक शांत स्वर में बोला, मास्टर, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? इसके बाद अपनी खूबसूरत आंखों में चिंता के साथ कैलिन ने पूछा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि गुहे ने अस्थायी रूप से उससे अलग होने का कारण उसे सांप लोगों की सेना की वापसी को संभालने की अनुमति देना था और दूसरी ओर अपनी चोटों से उबरना था। चोटें? ओह, वह छोटी सी चोट आपके स्वामी के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कि रानी मेडुसा की पहली चिंता उसकी चोटें थी, गुहे को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार ये केवल एक नाटक था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि रानी मेडुसा इतनी चिंतित होंगी।
अध्याय 340 500 साल की साधना। बोलने के बाद गुहे हल्के से नीचे उतरा और बीच हवा से सिंहासन के बगल में जेड मंच पर पहुंचा। एक बार फिर गुहे के करीब पहुंचकर रानी मेडुसा अपने दिल की धड़कनों को बढ़ने से रोक नहीं पाई। अतीत में वह हमेशा बहुत ऊपर खड़ी रहती थी, अपने नीचे अनगिनत आदिवासियों का सामना करती थी, लेकिन अब गुहे के सामने वह अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक लग रही थी। जैसे ही गुहे सिंहासन के पास पहुंचा, उसने रानी मेडुसा के शरीर से निकलने वाली अनोखी खुशबू को महसूस किया। उसके इतने करीब होने के कारण गुहे की सांसें अनजाने में गहरी हो गई। शांत मंदिर में रानी मेडुसा की तेज धड़कन और गुहे की कुछ हद तक नशे में धुत सांसों की आवाज बढ़ गई, जिससे उनके बीच थोड़ा अजीब माहौल बन गया। आहम अजीब स्थिति को देखते हुए गुहे ने तनाव को कम करते हुए हल्के से अपना गला साफ किया। कैलिन, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों बनाया? गुहे ने अचानक पूछा। शिष्य को याद है? ये कैलिन के साथ रंग निगलने वाले अजगर के रूप में अद्वितीय संविधान के कारण है। गुहे के प्रश्न को सुनकर कैलिन ने पहले की अजीबोगरीब स्थिति से बाहर आकर अपनी मुद्रा को सीधा किया और एक गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया। जैसे ही रानी मेडुसा ने अपनी पीठ सीधी की, उसका गर्वित शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया, एक आकर्षक आकर्षण प्रकट कर रहा था। यह अच्छा है कि आपको याद है, जो कोई भी मेरा शिष्य बनता है उसे बधाई के रूप में 3 उपहार मिलते हैं। आपको तीनों को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के आकर्षक दृश्य का सामना करते हुए गुहे लगभग नियंत्रण खो बैठा, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब कैलिन को नहीं देखा। 3 उपहार। रानी मेडुसा ने चुपचाप अपने मन में शब्दों को दोहराया। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें बदल की ओर मुड़ी हुई गुहे को देख रही थी। उसके लाल होठों के कोने पर एक पतली मुस्कान दिखाई दी। एक पल में उसका नाजुक चेहरा मोहक आभा के स्पर्श में लिपटा हुआ था। क्या मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया? यह महसूस करते हुए कि रानी मेडुसा ने जवाब नहीं दिया है, गुहे ने उसकी दिशा में देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। उस पल उनकी आंखें मिली। रानी मेडुसा के लाल होंठ हल्की मुस्कान में बदल गए। रानी मेडुसा अपने आकर्षण के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब उसने गुहे की सूक्ष्म प्रतिक्रिया देखी तो वह खुद को अंदर ही अंदर हंसने से नहीं रोक सकी। उसने खुद से सोचा, तो मास्टर जैसा कोई भी व्यक्ति शर्मिला हो सकता है। मास्टर, केवल 3 उपहार, क्या ये बहुत कम नहीं है? कैलिन ने हल्की हंसी के साथ चिढ़ाया। ओह, आपको लगता है कि यह बहुत कम है? चिंता न करें, ये केवल 3 नहीं है। आप जो भी चाहते हैं आपके मास्टर आपको दे सकते हैं। कैलिन की प्रतिक्रिया सुनकर गुहे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। गुहे के कठोर भाव को देखकर रानी मेडुसा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और समझाया, मास्टर, कैलिन पहले आपसे मजाक कर रही थी। 3 उपहार पर्याप्त से अधिक हैं। हे, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले गुहे ने वास्तव में सोचा था कि रानी मेडुसा को 3 उपहार अपर्याप्त लगे, लेकिन अब उसकी व्याख्या सुनकर वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर अपने सामने बैंगनी सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा, कैलिन, सिंहासन पर वापस बैठो। मैं तुम्हें पहला उपहार देना चाहता हूँ। जैसे ही गुहे ने बैंगनी सिंहासन की ओर इशारा किया, रानी मेडुसा की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। उसने धीरे से अपनी बहती हुई स्कर्ट के हेम को समायोजित किया और शान से बैठ गई। कैलिन, अब मैं अपनी शक्ति तुम्हें हस्तांतरित करूंगी। घबराओ मत, तुम्हें शांत रहना चाहिए और इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। शक्ति हस्तांतरित करना। गुहे के शब्दों को सुनकर रानी मेडुसा स्पष्ट रूप से थोड़ी हैरान थी, और अगले ही पल 2 गोरे हाथ धीरे धीरे उसके शरीर की ओर बढ़े। रानी मेडुसा, जिसने कभी किसी पुरुष को अपने शरीर को छूने की अनुमति नहीं दी थी, ने जब इस हाथ को आते देखा तो उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद उसके माथे से एक गर्म सनसनी फैल गई। मैं शुरू करने वाला हूँ, गुहे ने कहा। गुहे से यह अंतिम कथन सुनकर रानी मेडुसा अपनी आंखें बंद करके थोड़ी घबरा गई। अचानक उस हाथ से एक भयानक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। ये है, गुहे ने जो पहले उल्लेख किया था उसे याद करते हुए रानी मेडुसा ने जल्दी से अपनी आंतरिक साधना पद्धति को सक्रिय किया, अपने शरीर में प्रवेश करने वाली विशाल ऊर्जा को अवशोषित किया। बस एक पल में वह ये देखकर चकित रह गई कि उसका नया उन्नत 5 स्टार पूर्वज क्षेत्र पहले से ही संतृप्त अवस्था में पहुंच चुका था। इससे पहले कि वह इस पर प्रसन्न हो पाती, उसकी साधना अचानक 5 स्टार पूर्वज की अड़चन को तोड़ते हुए 6 स्टार पूर्वज के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। इस समय उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि गुहे किस विधि का उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर में उमड़ती ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसे पूरी तरह से उसे अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इसके तुरंत बाद रानी मेडुसा की साधना फिर से आसमान छूने लगी, सीधी 7 सितारा पूर्वज तक पहुंच गई। और फिर भी इस ऊपर की गति ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 7 सितारा पूर्वज का शिखर, 8 सितारा पूर्वज, 8 सितारा पूर्वज का शिखर, 9 सितारा पूर्वज। जब तक वह 9 सितारा पूर्वज तक नहीं पहुंची, तब तक उसकी आभा में विस्फोटक वृद्धि थोड़ी धीमी नहीं हुई। इस बिंदु पर भी गुहे ने अपनी शक्ति को स्थानांतरित करना बंद नहीं किया था और तेजी से अपनी साधना को 9 सितारा पूर्वज के शिखर तक बढ़ा दिया था। 9 सितारा पूर्वज के शिखर पर पहुंचने के बाद रानी मेडुसा ने वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। यह आभा, आखिर महारानी को क्या हो रहा है? इतने कम समय में उनकी आभा इतनी भयावह कैसे हो गई? भव्य मंदिर के ऊपर विशाल आकाश में सैकड़ों मीटर व्यास का एक विशाल ऊर्जा भंवर बनने लगा, जिसने हुआ और मंदिर के बाहर तैनात मेडुसा रॉयल गार्ड को चौंका दिया। इस बीच मंदिर के भीतर बैंगनी सिंहासन पर रानी मेडुसा के अन्यथा निर्दोष चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि कैलिन की साधना को एक बार में वेनेरेट क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करना थोड़ा ज्यादा है, गुहे ने कहा। रानी मेडुसा की स्थिति को भांपते हुए गुहे ने तुरंत सत्ता का हस्तांतरण रोक दिया। उसी समय गुहे के दिमाग में एक सूचना गूंजी। डिंग, पता चला कि मेजबान ने 7वें शिष्य कैलिन को आधे साल की साधना प्रदान की है। मेजबान को 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए बधाई, आपको 500 साल की साधना प्रदान की।
नोट, ये 500 साल की साधना 5 सितारा डूवेनेरेट क्षेत्र से मेल खाती है। 500 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। कृपया इसे अपनी सुविधानुसार जांचें और एकत्र करें। जैसे ही गुहे ने सिस्टम सूचना प्राप्त की, मंदिर के ऊपर अभी अभी बना विशाल ऊर्जा भंवर अचानक बिखर गया। इस परिवर्तन के कारण हुआ शेर, जो बाहर पहरा दे रही थी, घबरा गई। महाराज, क्योंकि रानी मेदुसा ने पहले ही निर्देश दिया था कि बिना अनुमति के किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, हुआ शेर केवल बाहर से जोर से चिल्ला सकती थी।